चलिए सुनिए, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे डेविएशन। डेविएशन, डेविएशन। आप बार बार एक शब्द बोलता हूं डेविएशन की, डेविएशन से कर लेंगे, डेविएशन से। डेविएशन मेरा बनाया हुआ, मतलब बनाया नहीं है मैंने, पहले से था मार्केट में। मेरा सिंप्लीफाई किया हुआ तरीका, मैंने उसको बहुत सिंपल और साधारण कर दिया। एक ऐसा तरीका जिससे सवाल का आंसर कम से कम कैलकुलेशन में और चुटकियों में आ जाता है, वो तरीका बहुत आसान तरीके से। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो केवल परसेंटेज में भी लगेगा, प्रॉफिट लॉस में भी लगेगा, मिक्सचर एलिगेशन में भी लगेगा, सीआईएसआई में भी लगेगा, हर जगह इसका इस्तेमाल होगा। तो आज आप ये कंसेप्ट सीख रहे हैं, लेकिन लगाऊंगा मैं इसको पूरे अर्थमेटिक में, इसलिए मैं परसेंटेज को बहुत ज्यादा टाइम तक पढ़ाता हूं, क्योंकि इसी से आपका पूरा बेस तैयार होता है। डेविएशन क्या है? हिंदी में कहते हैं विचलन। विचलन विचलन कहां लगेगा, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा एग्जाम्पल से। हर बात को मैं एग्जाम्पल से समझाएंगे। जब तक मैं पूरी बात ना बता दूं और सब खत्म ना हो जाए, तब तक मुर्दे की तरह बैठे रहना, अपने मुंह से कुछ मत बोलना, कुछ भी मत बोलना। इतना जरूरी कंसेप्ट है, तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी कंसेप्ट है, जिंदगी से भी ज्यादा। डेविएशन मतलब विचलन विधि, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। सपोज आपने एक पेपर दिया मेरे दोस्तों, आपने एक एग्जाम दिया मैथ का, आपने पेपर दिया मैथ का और इंग्लिश का। एम मतलब मैथ और ई मतलब इंग्लिश। आपने पेपर दिया मैथ का और इंग्लिश का, ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैथ का जो पेपर है, आपने दो पेपर दिए, मैथ का और इंग्लिश का, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैथ का जो पेपर है उसके फुल मार्क्स है 500। मैथ का जो पेपर है उसके फुल मार्क्स है 500, 500। और इंग्लिश का जो पेपर है उसके फुल मार्क्स है 750, 750। मैथ का जो पेपर है उसके फुल मार्क्स है 500, इंग्लिश का जो पेपर है उसके फुल मार्क्स है 750। मैथ के सब्जेक्ट में आपके 72% नंबर आए। मैथ के सब्जेक्ट में कितने नंबर आए? 72% नंबर आए। मैथ के सब्जेक्ट में आपके 72% नंबर आए। और इंग्लिश में मेरे दोस्तों आपके 80% नंबर आए। कितने नंबर आए इंग्लिश में? 80%, 80%। तो मेरा सवाल ये है भाई, आपने दो पेपर दिए मैथ का और इंग्लिश का। मैथ के फुल मार्क्स है 500 और अंग्रेजी के फुल मार्क्स है 750। मैथ में आपके 72% नंबर आए, इंग्लिश में आपके 80% नंबर आए। तो ओवरऑल, ओवरऑल कुल मिलाकर, हिंदी में मतलब कुल मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट नंबर आए? कुल मिलाकर, यानी कि मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर आपके कितने परसेंट मार्क्स आए? ये मैं आपसे पूछता हूं कि मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपके कितने परसेंट नंबर आए? तो बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है। तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए मेरे दोस्तों डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। जहां बीच में प्लस का साइन आएगा, जहां बीच में प्लस का साइन आएगा, वहां वहां डेविएशन आएगा। ये बात मैं 200 बार बताऊंगा, आप 200 बार मुझसे डाउट पूछोगे, मत पूछो भाई, हाथ जोड़ता हूं, एक बार में समझ लिया करो। जहां बीच में प्लस का साइन आएगा वहां डेविएशन। देखो आपको अलग अलग चीजें दी होंगी, मैं आंख बंद कर रहा हूं, मैं तुम्हारे कमेंट को देख रहा, बाहर में जाओ तुम, ध्यान सुनो। आपको अलग अलग चीजें दी होंगी। इसमें प्रतिशत बदलाव दिया है, इसमें प्रतिशत बदलाव दिया है, दोनों में कुल मिलाकर, कुल मिलाकर यानी कि बीच में प्लस, दोनों में कुल कितना परसेंटेज, दोनों में कुल मिलाकर कितना परसेंटेज आया, ये आपसे पूछा है। यानी कि आपको कोई भी दो या दो से ज्यादा कितनी भी चीजें दे सकता है, दो तीन कुछ कितनी भी चीजें, तीनों में अलग अलग परसेंटेज देगा, अलग अलग। और आपसे क्या पूछेगा बताओ, तीनों में मिलाकर कितने परसेंटेज चेंज है, ये आपसे पूछेगा। तो यानी कि बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन। जहां बीच में प्लस का साइन आएगा वहां वहां डेविएशन आएगा, हर जगह लगेगा। सभी को समझ में आया कि डेविएशन कहां लगेगा मेरे दोस्तों? डेविएशन का क्या नहीं है, वो क्या है? ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हम लोग डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, ठीक है। तो मेरा सवाल है आपसे कि मैथ, देखो मैथ के फुल मार्क्स दिए 72%, इंग्लिश के फुल मार्क्स दिए 750, उसमें से आए आपके 80%। तो मेरा सवाल यह है कि मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए हैं? बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है। समझ में आया? चलो पहले मेरे दोस्तों हम जानेंगे बेसिक तरीका कि अगर आपको कुछ नहीं पता, एक छोटा सा बालक नॉर्मल सा बेसिक तरीके से कैसे करेगा। कोई हाई फाई चीज नहीं है, कोई रॉकेट लॉन्च नहीं, और सबसे आसान चीज बता रहा हूं। क्या है? मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में मिलाकर कितने मार्क्स आए? देखो ध्यान सुनिएगा, नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? तो मैथ के टोटल मार्क्स है 500 और इंग्लिश के टोटल मार्क्स हैं 750। तो मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के कुल कितने मार्क्स हो गए? 1250 टोटल मार्क्स। मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के कुल मिलाकर टोटल मार्क्स कितने? मैथ के 500, इंग्लिश के 750। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ आपके कितने मार्क्स आए, आपके प्राप्तांक कितने, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने, आपके कितने मार्क्स आए मेरे प्यारे भाई? जवाब दो। मैथ के मार्क्स 500 हैं, इंग्लिश के 750 हैं। मैथ में कितने नंबर आए? जवाब दीजिएगा। मैथ के कितने नंबर आए आपके? मैथ में 500 नंबर का पेपर था मैथ का, मैथ में 72% आए। तो 500 का 72% होता है 360, यानी कि मैथ में 360 नंबर आए। गणित में कितने नंबर आए? 360 प्लस। अंग्रेजी में कितने नंबर आए? अंग्रेजी का पेपर 750 का है टोटल, 750 का 80% कितना होता है? 75 8 600 होता है, 600। अंग्रेजी में 600 नंबर आए, 600, ठीक है। यानी कि मैथ प्लस इंग्लिश, बीच में प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा भाई। दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने? दोनों सब्जेक्ट के, मैथ के 500, अंग्रेजी के 750। मैथ में कितने नंबर आए? 500 का 72%, 360। अंग्रेजी में कितने नंबर आए? 750 का 80%, 600। यानी कि मेरे दोस्तों आपके टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है बच्चे आपके, टोटल मार्क्स है 1250। मैथ और इंग्लिश के टोटल मार्क्स 1250 है, 500 प्लस 750। 1250 मार्क्स में से आपके कितने नंबर आए? आपके आए 360 प्लस 600, 960। 1250 में से आपने कितने नंबर प्राप्त किए? 960। परसेंटेज में आपके कितने आए हैं? इंटू 100%। परसेंटेज में कितने मार्क्स आए बच्चों आपके? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही हो जाएगा। 25 से जाएगा, 25 चौका 100 और जीरो तो काट लेते हैं, 25 पंजे 125, ठीक है जी। अब 96 गुणा
4/5 आ गया 0.8, 72 और 4.8, 76.8%, 76.8% आ गया। यानी कि दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर आपके 76.8% नंबर आए हैं। ठीक बात है, सभी को बात समझ में आ गई। अगर किसी बालक को यह बात भी समझ में नहीं आई है तो भाई चाहे उसको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, वाकई में वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने की उसको वो हकदार नहीं, उसे नहीं करनी चाहिए तैयारी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़के लाइन में है, वैकेंसी बहुत कम है। आप मेहनत करके बिल्कुल उनकी बराबरी कर सकते हो, लेकिन उनकी बराबरी करने में आपको कई सालों का समय लग जाएगा, 5-7 साल का। और मुझे नहीं लगता सरकारी नौकरी की इतनी कीमत है कि आप 5-7 साल तक तैयारी करो। अगर किसी बालक को यह बात भी नहीं समझ में आती है इतनी सी, तो बिल्कुल तैयारी ना करे कि इससे नीचे तो कोई बेसिक है ही नहीं, ना ही मैं इससे नीचे कुछ पढ़ा सकता हूं। क्लियर है? ना ही मैं इससे नीचे कुछ पढ़ा सकता हूं। ठीक है बच्चों? समझ में बात? ये वो बेसिक। आपने एक चीज यहां पे गौर करी, इस सवाल में आपसे क्या पूछा था? इस सवाल में आपसे पूछा था कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए, तो पूछा था आपसे। आंसर किसमें पूछा था? परसेंटेज में। आपने क्या किया? आपने क्या करा? पहले आपने ये पता लगाया कि मैथ्स और इंग्लिश में नंबर कितने हैं, पहले आपने ये पता लगाया। मैथ में 360 नंबर आए हैं, अंग्रेजी में 600 नंबर आए, और फिर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करा, परसेंटेज का साइन लगाया। फिर आपने परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करा, परसेंटेज का साइन लगाया। ठीक है ना? जब आपको आंसर परसेंटेज में ही निकालना था बच्चों, तो आपको एक्चुअल मार्क्स निकालने की जरूरत क्या है? परसेंटेज में रहने दो। आपको जब आपसे परसेंटेज में ही आंसर निकालना है, तो आपको मेरे दोस्तों इतना करने की जरूरत क्या? परसेंटेज में रहने दो। आप एक्चुअल मार्क्स निकालो ही मत, आप परसेंटेज में रहने दो। आपको आंसर परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज में रहने दो। ठीक है ना? ये भी बेसिक है, ये बेसिक से आगे नहीं बढ़ रहा। तो गणित के टोटल मार्क्स कितने? 500। इंग्लिश के टोटल मार्क्स है, इंग्लिश का पेपर 750 नंबर का है। अच्छा, गणित में कितने नंबर है? गणित के नंबर है 500 का 72%। गणित में नंबर है 500 का 72%। ये नंबर है, मैं और कलर से लिख देता हूं। ठीक है, गणित में नंबर है 500 का 72%। कितने नंबर गणित में मिले आपको? प्लस अंग्रेजी में कितने नंबर मिले? अंग्रेजी में मिले 750 का 80%। अंग्रेजी में नंबर मिले आपको 750 का 80%। मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, अभी डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में तो आएगा। आप इसको कैलकुलेट करो, आप इसको कैलकुलेट करो, डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में तो आएगा। डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट करिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर 76.8% आएगा। डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट करना, मुझे एक्चुअल मार्क्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब आप कहोगे सर कैलकुलेट कैसे करेंगे बताओ। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से, बहुत प्यार से सुनिएगा मेरे प्यारे, बहुत प्यार से सुनिएगा, बहुत प्यार से। अब वेरी वेरी लॉजिकली सुनिएगा, वेरी वेरी लॉजिकली, वेरी 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 लॉजिकली मेरे दोस्तों, ध्यान से। अगर आप गौर से देखो तो ये 500 और 750, ये कैसा साइन है? प्लस का साइन। ये भी कैसा साइन है? प्लस का साइन है। 500 और 750 किससे डिवाइड होता है? 250 से। तो ऊपर नीचे से 250 कॉमन लेके कट रहा है कि नहीं? ऊपर नीचे 250 कॉमन लेके डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मैं 250 से काटूंगा मेरे प्यारे, 250 से प्लस कॉमन लेके 250 से काटेंगे तो देखो 2 बार कट जाएगा। ये 250 से 3 बार कट जाएगा, ये 250 से 2 बार कट जाएगा, ये 250 से 3 बार कट जाएगा। बोलो हाँ, आप बोलो कैसे? ऊपर नीचे 250 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट गया। अब 2 गुणा 72 आ गया जी, 144 प्लस, अब 3 गुणा 80 आ गया 240%। नीचे क्या आएगा? 2 जमा 3, अब 144 प्लस 240 कितना आ गया? 384 और बटे 5, तो 5 सत्ते 35, 3 4 5 6 30, बचा 4 5 अट्ठे 40, 76.8% ये आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि मेरे दोस्तों आपने एक चीज गौर करी कि मेरे प्यारे भाई ये लाइन आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। भाई सुनो, परसेंटेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाले जाते हैं? देखो परसेंटेज मार्क्स निकालने का फंडा क्या है? नीचे आएगा फुल मार्क्स, नीचे आप लिखोगे फुल मार्क्स, ऊपर क्या लिखोगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो आपने अंक प्राप्त किए हैं, है ना, जो आपके अंक आए हैं एग्जाम में, और परसेंटेज में इनटू 100%। यानी कि ओवरऑल परसेंटेज जो होती है, जो ओवरऑल परसेंटेज होती है, वो किसको बेस मान के निकाली जाती है? टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाली जाती है। नीचे क्या रहा है? टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाली जाती है। तो मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे टोटल मार्क्स की जरूरत ही नहीं है, आपको टोटल मार्क्स की जरूरत ही नहीं। देखो ना, हमने 500 और 750 का क्या ले लिया? रेशियो ले लिया, अनुपात ले लिया, 250 से कट गया। तो भैया आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, दोनों सब्जेक्ट की कुल प्रतिशत निकालने के लिए फुल मार्क्स की जरूरत है ही नहीं। आप फुल मार्क्स का रेशियो ले लो, हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं। 250 से चला गया 2 बार, 250 से चला गया 3 बार, 2:3, 2:3 आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि जब भी आपसे ओवरऑल इफेक्ट, ओवरऑल मार्क्स पूछा जाए या कुछ भी ओवरऑल पूछा जाए, अगर बीच में प्लस का साइन है तो हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं। क्यों लेते हैं रेशियो? क्योंकि आगे कटना ही है, आगे वो चीज कटनी है तो पहले से ही काट लो भाई। आगे जब मैंने लिखा वो 250 से ऊपर नीचे कॉमन लेकर कट रही है, जब 250 कॉमन लेकर कट रही है तो पहले काट लिया करो। तो हमेशा जब भी आपसे ओवरऑल कुल प्रतिशत चेंज पूछा जाएगा, तो जो भी आपका बेस होता है, जो भी आपका बेस होता है, मेरी बात को गौर सुनिएगा, आप हमेशा बेस वैल्यू का अनुपात ले लिया करो, हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो ले लिया करो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझा हूं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बेस वैल्यू का रेशियो ले लिया करो। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। आप देखिए बिल्कुल कैलकुलेशन करिए, सिंपल सा होगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, मैथ में कितने नंबर आए? मैथ में आए 2 का 72%। देखो करके देखो, मैथ में कितना है मेरे दोस्तों? मैथ में नंबर आए 2 का 72%, प्लस अंग्रेजी के मार्क्स अगर 3 है तो अंग्रेजी में आए 3 का 80%, 3 का 80%। टोटल मार्क्स कितने? टोटल आ जाएगा 2 + 3, टोटल आ जाएगा 2 + 3। नीचे हमेशा टोटल लिखेंगे, कितना आएगा?
144 प्लस 240 384, 384 बटे 5 कितना आ गया 76.8%। ये आ गया बच्चों 76.8%। इस तरीके को हम कहते हैं वेटेड एवरेज। इस तरीके को मेरे दोस्तों हम कहते हैं वेटेड एवरेज। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों इस तरीके को? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, इस तरीके को हम कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। अगर किसी भी सवाल में डाटा आसान है, अगर किसी क्वेश्चन में डाटा आसान है तो हम वेटेड एवरेज मेथड से कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर डाटा बहुत आसान था, अगर किसी सवाल में डाटा बहुत आसान है तो मेरे दोस्तों हम वेटेड एवरेज मेथड से कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर डाटा बहुत इजी था, देखो कोई बहुत ज्यादा टिपिकल परसेंटेज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है मेरे प्यारे भाई। मैथ्स में मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, दो आपने बेस वैल्यू का रेशियो आपको निकालना क्या, मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर टोटल कितने परसेंट नंबर आए, तो मैथ्स और इंग्लिश परसेंटेज इसको बेस मान के निकाल जाते, टोटल मार्क्स को आपने टोटल मार्क्स का रेशियो ले लिया। मैथ्स में नंबर आए 2 का 72%, अंग्रेजी में नंबर आए 3 का 80%, बटे टोटल मार्क्स है 2 और 3 5, सिंपलीफाई किया 76.8%। आप बोलोगे हां जी सर ये हो गया वेटेड एवरेज, यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर। किसी बालक को इसमें कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं? ठीक बच्चों, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब मैं आपको इसका भी एक सिंपल तरीका और दिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं आपको जो है बच्चों प्यार से मेरी बात को सुनिएगा, प्यार से एक तरीका मैं आपको और सिखाता हूं। वेरी वेरी केयरफुली लिसन करिएगा, वेरी वेरी केयरफुली लिसन करिएगा ध्यान से। डेविएशन, फाइनल प्रहार मारने जा रहा हूं मैं डेविएशन, जब तक मैं पूरा ना समझा दूं कुछ मत बोलना, ध्यान सुनिएगा। मैथ्स और इंग्लिश के टोटल फुल मार्क्स का रेशियो 2:3 है। मैथ्स में 72% नंबर आए, इंग्लिश में 80%। क्या 80% को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 72% प्लस 8% लिख सकता हूं 80% को ब्रेक करके? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं बच्चों? सुनना मेरी बात, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था परसेंटेज ब्रेक मेथड। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके मैथ में 72% नंबर आए, आपके अंग्रेजी में भी 72% नंबर आए, तो टोटल कितने नंबर आए? एक बालक है, उसने मैथ का पेपर दिया, इंग्लिश का पेपर दिया, रीजनिंग का पेपर दिया, हिंदी का पेपर दिया, सब में 72% नंबर आए, सब में 72 नंबर आए, तो टोटल परसेंटेज कितनी बनेगी? उसकी 72 ही बनेगी। मैथ में 72% नंबर आए, इंग्लिश में 72% नंबर आए, तो दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर 72% आए हैं। उसकी परसेंटेज में कितनी बनेगी? 72%। मैथ में भी 72 है, अंग्रेजी में 72 है, तो टोटल मार्क्स भी मैथ प्लस इंग्लिश में कितने होंगे? 72% आए होंगे मिलाकर। लेकिन मैथ में 8% नंबर एक्स्ट्रा आए हैं, सॉरी इंग्लिश में 8% नंबर एक्स्ट्रा आए। इंग्लिश कितने नंबर की? 3 नंबर की, तो इंग्लिश में 3 नंबर का 8% एक्स्ट्रा आए हैं। इंग्लिश में 3 नंबर का 8%, 3 मार्क्स का 8% एक्स्ट्रा आए। ये जो भी एक्स्ट्रा आया है इसी को हम बोलते हैं डेविएशन, और इसको सभी में बांट देंगे। केक कटेगा तो सब में बटेगा। इंग्लिश में मैथ में 72% आए, अंग्रेजी में 72, तो ओवरऑल 72 होना चाहिए। इंग्लिश में आए हैं 8%, तो इंग्लिश में अगर 3 नंबर आए हैं मेरे प्यारे, इंग्लिश है 3 नंबर की, तो इंग्लिश में 3 नंबर का 8% एक्स्ट्रा आए। ये जो भी एक्स्ट्रा आया है ये सभी मार्क्स में बटेगा। भाई टोटल मार्क्स कितने हैं? 5। मैथ प्लस इंग्लिश आपसे पूछा क्या? मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने नंबर आए, तो मैथ प्लस इंग्लिश में मेरे दोस्त, मैथ प्लस इंग्लिश के टोटल मार्क्स है 5। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो ये हो जाएगा 72, और 8 दिया हो गया 24/5, 24/5 हो गया 4.8, और 72 में 4.8 जोड़ेंगे तो 76.8% आ गया। ये है सबसे स्मार्ट मेथड और सबसे जल्दी आंसर निकालने का तरीका, 76.8%। मैथ में 72% आए, ब्रेक कर लिया परसेंटेज को। इंग्लिश में 72% आए, तो 72% तो है ही है। इंग्लिश में 3 नंबर का 8% एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा है ये सभी मार्क्स में, सभी लड़कों में बटेगा, सभी में फुल मार्क्स में बटेगा। मैथ्स और इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितना है? मैथ्स के 2, इंग्लिश के 3, 2 और 3 5 बटे 5, तो 72 प्लस 4.8 76.8। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बेटा ये कहीं और से नहीं आया है, ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड है, जो कैलकुलेशन है, ये वेटेड एवरेज का ही एक रूप है, ये वेटेड एवरेज का ही मेरे दोस्तों एक्सटेंशन है। आप बोलोगे सर कैसे? भाई अगर आप इस सवाल को वेटेड एवरेज से करेंगे तो यही तो आएगा, वेटेड एवरेज से ही तो आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर यही आएगा। नीचे क्या है मेरे दोस्तों? 5। नीचे क्या है? 5। ऊपर क्या है? नीचे है 5, ऊपर है 2 का 72% प्लस 3 का 80%, 2 का 72% प्लस 3 का 80%। 80 को लिख सकते हो, ये जो 80 है, जो 80 है 80 को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो? 72% प्लस 8% लिख सकते हो, 72% प्लस 8%। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं, 72% प्लस 8% लिख सकते हैं। अब जब अंदर गुणा होगी, ध्यान सुनिए, नीचे तो 5 है, नीचे तो 5 है, जब अंदर गुणा होगी ये हो जाएगा 3 का 72%, ये 2 का 72%, तो 2 का 72 प्लस 3 का 72, 5 का 72% हो जाएगा, 5 का 72% हो जाएगा, प्लस जब अंदर गुणा होगी तो 3 की 8 में भी गुणा होगी, प्लस 3 का 8%, प्लस 3 का 8%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। 2 का 72, 3 का 3 गुणा 72 प्लस 2 गुणा 72, 5 गुणा 72 हो जाएगा, 3 गुणा 72 प्लस 2 गुणा 72, 5 गुणा 72%, 3 की 60 में गुणा होगी, प्लस 3 का 8%, ये प्लस है। डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो अलग अलग डिवाइड होगा भाई। डिवाइड अगर आपके पास a प्लस b बटे c है तो अलग अलग भाग होता है, a को c से अलग भाग करते हैं, b को c से अलग भाग करते हैं। अभी यहाँ भी बीच में प्लस, इसको 5 से अलग भाग करो, इसको 5 से अलग भाग करो। 5 गुणा 72 को 5 से भाग करेंगे तो 72% आएगा, प्लस 5 गुणा 72 को 5 से भाग करेंगे 72 आएगा। ये 3 गुणा 8, 3 गुणा 8 को 5 से भाग करेंगे मेरे प्यारे, 3 गुणा 8% को 5 से ही आएगा, तो 72 में 3 गुणा 8 हो गया 24/5, 4.8। 72 में 4.8 जोड़ेंगे 76.8%। आपको नहीं दिखाई दे रहा कि भाई जो मैंने आपको ये चीज सिखाई है, ये वाली चीज डायरेक्ट, और जो ये चीज यहां पर आई है बिल्कुल सेम है,
यानी कि डेविएशन कोई नई चीज है ही नहीं, डेविएशन वेटेड एवरेज का ही सिंप्लीफाइड रूप है। डेविएशन सिंप्लीफाइड रूप है, मतलब वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन में ना ये स्टेप लिखना है, ना ये स्टेप लिखना है, ना ये स्टेप लिखना है, डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग मारने को ही डेविएशन कहते हैं। डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग मारने को ही डेविएशन कहते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, एक पैसे की तकलीफ नहीं, ना आपको ये स्टेप लिखना, ना ये स्टेप लिखना, ना ये स्टेप लिखना, डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग मारने को ही हम लोग डेविएशन मेथड कहते हैं। समझ में आया? बोलो हां, बोलो ना, बोलो। ना ये स्टेप, ना ये स्टेप, ना ये स्टेप, डायरेक्ट यहां पे अटैक करने का तरीका ही डेविएशन मेथड है। डेविएशन मेथड एक ऐसा तरीका है जिससे आप ओवरऑल इफेक्ट आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना? चलो बच्चों, मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे ये मेल और ये फीमेल। एक गांव में, एक गांव में 8500 आदमी हैं। एक गांव में 8550 आदमी हैं और 5130 औरतें हैं। एक गांव में टोटल पॉपुलेशन है, क्या है मेरे दोस्तों? टोटल पॉपुलेशन कुल। एक गांव में 8550 मेल हैं और 5130 फीमेल हैं। ठीक है भाई, यहां पे लिख रहा हूं मैं पढ़े लिखे। एक गांव में 8550 मेल हैं, 5130 फीमेल हैं। आदमियों में, भाई पुरुषों में, पुरुषों में 62% लोग पढ़े लिखे। जितने आदमी है ना गांव में, उसमें से 62% लोग पढ़े लिखे हैं, 62% पढ़े लिखे लोग हैं। कितने? 62% लोग पढ़े लिखे हैं। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं अभी अभी सेट किया आपके लिए। देखो मैंने बड़ा कैलकुलेटिव सवाल ले रहा हूं, आपको पता चलेगा कि कैसे यहां से कैलकुलेशन जल्दी होती है। एक गांव में 8550 आदमी है, 5130 औरतें हैं, टोटल पॉपुलेशन लिखी हुई है। आदमियों की संख्या का 62% पढ़े लिखे। जैसे गांव में 8550 आदमी है ना, तो 8550 आदमी का 62% लोग पढ़े लिखे। औरतें कितनी पढ़ी हुई हैं? औरतें लिख लो, सपोज यहां पर कितना कर दो बेटा, औरतें पढ़ी लिखी हैं 56% कर लेते हैं, 55% कर लेते हैं, 55%। 55% औरतें पढ़ी लिखी हैं, 55% औरतें पढ़ी लिखी हैं। तो मेरा सवाल यह है, गांव में 62% आदमी पढ़े लिखे हैं और 55% औरतें पढ़ी लिखी हैं। तो सवाल मेरा यह है कि पूरे गांव में, पूरे गांव में कितने परसेंट लोग पढ़े हुए हैं, कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं? मेरा सवाल यह है, पूरे गांव में कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं? मेरा सवाल यह है। एक गांव में 8550 आदमी है, सवाल सभी को समझ में आया? 5130 औरतें हैं। आदमियों का 62% लोग पढ़े लिखे हैं, औरतों का 55% पढ़े लिखी हैं। पूरे गांव में कितने परसेंट लोग एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं? मतलब क्या हुआ? लोग बनते किससे? लोग बनते हैं आदमी प्लस औरत से। यानी कि आदमी प्लस, प्लस आ गया ना बीच में, आदमी प्लस, बीच में गुणा तो नहीं हो, लोग कैसे बनते हैं? आदमी प्लस औरत। आदमी और औरत मिलाकर, ओवरऑल आदमी और औरत मिलाकर कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं? वही सवाल बन गया। बोलो, कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करोगे ना, बेसिक तरीके से, तो उम्र बीत जाएगी, कैलकुलेशन करते रह जाओगे, जिंदगी में कभी आंसर नहीं आएगा। जिंदगी में कभी आंसर नहीं आएगा जिंदगी में। बेसिक का क्या मतलब है कि गांव में आदमी है 8550, औरत 5130। आदमी कितने पढ़े लिखे हैं? 8550 का 62%, औरत कितनी पढ़ी लिखी है? 5130 का 55%। कर लो कैलकुलेशन इसकी, कभी नहीं होने वाला। अब आप मुझे बताओ पढ़े लिखे लोग निकालते कैसे हैं? कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे गांव में कैसे पता करेंगे? नीचे आप लिखेंगे टोटल, टोटल लोग गांव में, ऊपर आप लिखोगे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे, और परसेंटेज में करोगे इंटू 100%। ये तो कंसेप्ट है। यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या टोटल लोगों को बेस मान के निकाली जाती है, टोटल लोगों को। तो एक्चुअल में आपको आदमी और औरतों की संख्या की जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरत है यहां पर आदमी और औरतों की संख्या के अनुपात की, इनके रेशियो की, एक्चुअल वैल्यू की तो आपको जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप इसका रेशियो ले लो। ये जीरो से जाएगा, जीरो से देखो ये किससे जा रहा है? 51 85 17 से, और ये 5 गुना 3 गुना 171 से 171 से जा रहा है। 171 पंजे और 171 तिया, 5:3, 5:3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि गांव में आदमी और औरत की संख्या का अनुपात आ गया 5:3। आदमी और औरत की संख्या का रेशियो 5:3 आ गया। यहां पे डाटा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। वेटेड एवरेज से करूंगा तो भी कैलकुलेशन आएगी। वेटेड एवरेज से करूंगा तो क्या आएगा? वेटेड एवरेज से कैसे करोगे भाई? आदमी कितने पढ़े लिखे? 5 का 62%, 5 का 62% होता है 310, 62 पंजे 310। औरतें कितनी पढ़ी लिखी है? 3 का 55%, तो 55 दिया होता है 165। ये पढ़े लिखे लोग आ गए। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? टोटल होगा जी 5 और 3 8 बटे 8। टोटल कितने लोग हैं? बटे 8। ये हो गया वेटेड एवरेज मेथड। 310 में 165 जोड़ूंगा तो 475।
475/8 किससे जाएगा? 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40, बचेगा 7 5, 8 9 72, बचेगा 3, 3/8 होता है 0.375, 59.375% आएगा सवाल का आंसर, 59.375%। पहले 5 से काटो, प्रैक्टिस से विधि, 59.375%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात आपने गौर की, इस बात का भी हम इस्तेमाल करेंगे, ध्यान सुनिएगा। भाई गांव में आदमी कितने पढ़े लिखे हैं? 62%। औरतें कितने पढ़ी लिखी हैं? 55%। तो मेरा सवाल यह कि आदमी प्लस औरत मिलाकर ओवरऑल कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे? ओवरऑल। जब भी हम ओवरऑल पूछते हैं तो आंसर हमेशा इन दोनों के बीच का कोई आएगा, इन दोनों के बीच का कोई आंसर आएगा, इन दोनों के बीच का। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहो कि आदमी 62% पढ़े हैं, औरत 55% पढ़ी है और पूरा गांव 100% पढ़ा है। ऐसा नहीं हो सकता। आंसर जो आएगा वो हमेशा इन दोनों के बीच का ही आएगा। समझ में आया? 62 और 55 के बीच की ही कोई संख्या आएगी, जैसे 59.375 इन दोनों के बीचों बीच का कोई नंबर है, बिल्कुल बीचों बीच का नहीं, बीच का। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी 62% पढ़े हैं और 55% पढ़ी है और पूरा गांव 40% पढ़ा है, पूरा गांव 40% पढ़ा है। ऐसा नहीं, आंसर जो भी आएगा वो 59 और 55 और 62 के बीच का ही कहीं ना कोई वैल्यू होगी। समझ में आया? तो ये हो गया वेटेड एवरेज वाला मेथड। अब आप इसको डेविएशन से करके बताओ कैसे करेंगे मेरे प्यारे भी। मैंने तो आपको बेस्ट तरीका सिखाया हुआ है, ना कोई कैलकुलेशन ना ही कोई झंझट। ब्रेक करके लिख लो। देखो 62 को आप ब्रेक करके लिख लो 55 प्लस 7, 55% प्लस 7%। लेकिन जरूरी नहीं कि आप 62 को ही ब्रेक करो, मैं आपको और भी चीज सिखाता हूं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 55 को ब्रेक कर लो 62 माइनस 7, किसने मना किया है? ऐसे भी कर सकते हो। अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग चीजें जाननी चाहिए ना भाई। जरूरी नहीं कि आप 62 को ही ब्रेक करके लिखो 55% प्लस 7%। आप 55 को भी ब्रेक करके लिख सकते हो बेटा। 62 55 का क्या मतलब होता है? 62 माइनस 7 इसको भी लिख करके लिख सकते हो। इससे पहले लिखा वो तो कर ही लोगे। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सी। अब सुनो, मैं आपसे खुद पूछूंगा, आदमी 62% पढ़े लिखे हैं, औरत 62% पढ़ी लिखी है, पूरा गांव कितना परसेंट पढ़ा है? 62% पढ़ा लिखा है। आदमी 62% पढ़े हैं, औरत भी 62% पढ़ी है, पूरा गांव भी 62% पढ़ा लिखा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 3 औरतों का 7% कम पढ़ी है। 3 का 7% होता है 21। 3 का 7% 21 कम पढ़ी है मेरे दोस्तों। 3 औरतों का 7% 21 कम पढ़ी है। क्लियर है? आपको निकालना पूरा गांव, मेल प्लस फीमेल मिलाकर कितना पढ़े लिखे। मेल प्लस फीमेल है कितना? 8। जो भी बेस होगा उससे डिवाइड कर देंगे 8। अब 21/8 क्या जाएगा? 21 8 दूनी 16, बचेगा 5। 5/8 होता है 0.625। 1/8 0.125, 5/8 0.625। 62 में से 2.625 घटाएंगे तो 59.375% आ जाएगा। और ये सवाल का आंसर है। सेम वही आंसर आया है। बताओ, क्या जबरदस्त सवाल है, बेहतरीन तरीका है मेरे दोस्तों। क्या आप कर पाओगे? बोलिए, क्या आप कर पाओगे? चलिए, एक लास्ट एग्जांपल और, 3 वारा लेता हूं और मुश्किल लेता हूं, ध्यान सुनिए। एक लास्ट एग्जांपल और, ठीक है भाई। 55 प्लस 7 से भी हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। मैं आपसे खुद पूछूंगा, एक आदमी दाल चावल और गेहूं पे खर्चा करता है। खर्चा, एक आदमी का दाल चावल और गेहूं पे खर्चे का जो अनुपात है वो 5:11:4 है। एक आदमी का दाल चावल और गेहूं पे जो खर्चा है उस खर्चे का रेशियो 5:11:4 है। एक आदमी दाल पे चावल पे और गेहूं पे जो खर्चा करता है, डायरेक्ट आपको रेशियो दिया है ना, नहीं दिया होता तो रेशियो निकाल लेते। 5:11:4 के रेशियो में एक आदमी दाल चावल और गेहूं पे खर्चा करता है। सरकार चेंज हुई, दाल पर खर्च 16% बढ़ गया। दाल का दाम 16% बढ़ गया, दाल पर खर्चा 16% बढ़ गया दाल पर खर्चा। चावल का खर्चा 20% बढ़ गया, 20%। चावल का खर्चा 20% बढ़ गया, 20%। और गेहूं पे खर्चा 19% बढ़ गया, 19%। तो मेरा सवाल यह है कि कुल खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? कुल खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? सवाल समझ में आया? एक आदमी का दाल चावल और गेहूं पे खर्चे का अनुपात 5:11:4 है। दाल चावल और गेहूं पे खर्चे का अनुपात, दाल पर खर्च 16% बढ़ जाता है, बढ़ गया। दाल 16% महंगी होगी तो दाल पर खर्च 16% बढ़ जाएगा। चावल का खर्चा 20% बढ़ गया, 20%। गेहूं का खर्चा 19% बढ़ गया। तो कुल खर्चे का मतलब क्या हुआ? कुल खर्चे का मतलब हुआ दाल प्लस चावल प्लस गेहूं, इन तीनों पर मिलाकर। तो देखा बेटा, बीच में प्लस का साइन आया है। जहां भी बीच में प्लस का साइन आएगा, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? डेविएशन। बताओ, करो बेटा। पेपर में 3 नंबर भी होते हैं, बताइएगा कुल खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा, बताइए। सबका आ रहा है 18.8%। 18.8%। दाल पे खर्च बढ़ा 16%, चावल पे बढ़ा 20, 20 को आप लोगों ने क्या लिखा? 16% प्लस 4%। गेहूं पे खर्च बढ़ा 19, 19 को आप लोगों ने क्या लिखा? 16% प्लस 3%। 16% प्लस 3%। बताओ,
दाल पर खर्च 16% बढ़ गया, गेहूं चावल पर भी 16% बढ़ गया, गेहूं पर भी 16% बढ़ गया। तो 16% तो खर्चा बढ़ाइए, दाल पर भी 16% बढ़ा, चावल पर भी 16% बढ़ा, गेहूं पर भी 16% बढ़ा, 16% तो बढ़ाइए। लेकिन चावल पे 11 का 4%, चावल पे 11 का 4%, 44% एक्स्ट्रा बढ़ा। गेहूं पे 4 का 3%, गेहूं पे 4 का 3%, 12% एक्स्ट्रा बढ़ा गेहूं पे, 12%। ये जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा, इसको सभी में बांट देंगे। टोटल खर्चा कितना है? टोटल खर्चा 5, 11, 16, 4, 20, 20। तो 44 प्लस 12, 56/20 आ गया 2.8, और 16 में 2.8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 18.8%। तो टोटल खर्चा 18.8% बढ़ गया, और ये आंसर है, बात समाप्त। ठीक है जी, यहां तक कोई तकलीफ? एक है ना? चलो, नो, ये तो है ही। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, ध्यान से सुनेगा। ये तो है ही है, अच्छी बात है, आपने इससे कर लिया, समझ लिया, आपको आता है, अच्छी बात है। लेकिन मेरी बात को सुनना जरा। मैंने अभी अभी आपको क्या बढ़ाया? देखो, एक आदमी का दाल पे खर्च 16% बढ़ा, चावल पे खर्च मेरे दोस्तों 20% बढ़ा, और गेहूं पे खर्च 19% बढ़ा। तो मेरा सवाल है कि कुल खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ गया? कुल खर्चा देखो, मिनिमम कहां बढ़ा है? मिनिमम सबसे कम बढ़ा है दाल पर 16%, सबसे ज्यादा कहां बढ़ा है? चावल पे बढ़ा है 20%, सबसे कम दाल पर 16% बढ़ा है, सबसे ज्यादा चावल पर 20% बढ़ा है। मिनिमम 16% बढ़ा, मैक्सिमम 20%। तो आंसर जो भी आएगा इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच का आंसर आएगा। आंसर हमेशा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का कोई नंबर आता है। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का कोई नंबर आंसर आता है। आपसे पूछा गया कि कुल खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया? कुल खर्चा आपसे पूछा गया कि कुल खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया? आंसर जो भी आएगा वो 16 और 20 के बीच में कोई नंबर आएगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में। ये निश्चित है। ऐसा नहीं हो सकता कि दाल पे खर्च 16% बढ़ गया, चावल पे 20%, गेहूं पे 19%, आप ढिंडोरा पीटो कि कुल खर्चा 25% बढ़ गया हमारे घर का। नहीं। देखो, दूसरा तरीका, ध्यान सुनिएगा। जरूरी कि हम हमेशा इसी तरीके से परसेंटेज को ब्रेक करके ही लिखें। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो, कोई भी, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो, बार बार मत पूछना एक ही, कोई भी नंबर मान लो। 16 और 20 के बीच में कोई भी नंबर मान लो, 17, 18, 18.5, 17.1, 17.3, 17.46, जो भी आपको पसंद आए, आप कोई भी नंबर मान लो अपनी मर्जी से। मैंने मान लिया कि माना कुल खर्चा 18% बढ़ा है, मैंने मान लिया कि माना, पर मेरी मर्जी, कुछ भी आप कुछ भी मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर हर बार सेम ही आएगा, आंसर हर बार सेम ही आएगा। तो भाई मैंने मान लिया कि मेरे दोस्तों कुल खर्चा 18% बढ़ा है। अब 18 की बजाय 17% मानो, 16 मानो, कुछ भी मानो, आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कम कैलकुलेशन के लिए 16 और 20 के बीच में कोई नंबर मान लिया 18%, कि माना टोटल खर्चा 18% बढ़ गया। अब 18% से माना कुल खर्चा 18% बढ़ा, सही आंसर तो नहीं है, तो मैंने अपनी मर्जी से माना है। 18 से कंपेयर करो, हर एक को कंपेयर करो, 18 से 16 मैंने माना कि कुल खर्चा 18% बढ़ा है। मैंने क्या माना? कि कुल खर्चा 18% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? माना कुल खर्चा 18%, लेकिन ये तो 16% ही बढ़ा है। 18 से कंपेयर करना है, 18 से 16 कितना कम है? 2 कम है, 2%। यहां खर्चा 2% कम बढ़ा है, 2% कम बढ़ा है, तो 5 दूनी 10, माइनस का 10। समझ में आई बात? 18 से कंपेयर करेंगे, मैंने माना कुल खर्चा 18% बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 20। 18 से 20 कितना ज्यादा है? 18 से 20 कितना ज्यादा है? 2% ज्यादा है। तो 11 रुपए पर 2% ज्यादा खर्चा बढ़ा, 11 का 2% हो गया जी 22, 11 दूनी 22। मैंने माना कुल खर्चा 18% बढ़ा, ये 19, 18 से 19 कितना ज्यादा है? 1% ज्यादा है। तो 4 का 1% कितना होता है? 4। मैंने मान लिया कि कुल खर्चा 18% बढ़ा, 18% से कंपेयर करेंगे, हर एक को, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। 18% से 16 कितना कम है? 2 कम है, माइनस 2, 5 दूनी 10, 5 का 2% कम बढ़ा, ये 2 ज्यादा, 11 दूनी 22, 1 ज्यादा, 4 कम 4। डेविएशन क्या आया? 22, 4, 26, माइनस 10, 16। डेविएशन आया 16%, 22 माइनस 22, 4, 26, माइनस 10, 16, 16%। ये जो भी आया सभी में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा, सभी में बटेगा, सभी मतलब चावल दाल और गेहूं पे टोटल कितना खर्चा है? 20, 5, 11, 16, 4, 20, 16/20। 16 को 20 से भाग देंगे 0.8 आता है, 18 में 0.8 जोड़ेंगे 18.8%। देखो आंसर वही आया। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका आंसर टच से बस नहीं होने वाला, आपका आंसर टच से बस नहीं होने वाला। आप 18 की वजह 17 मानते, 17 की वजह 16 मानते, आंसर यही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। ओके, चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विश्राम करता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कल ये जो मैंने डेविएशन का कंसेप्ट और बेसिक आपको समझाया है, इसको पढ़ के आए, रिपीट करके आए, बार बार रिपीट करके इसको देखने को। कल मैं इस पे सवाल करवाऊंगा फास्ट फॉरवर्ड वे में, ठीक है। बहुत बेसिक से धीरे धीरे मैंने आपको समझाया है। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई, कैसे भाई? कल मैंने आपको डेविएशन पढ़ाया था, डेविएशन याद है? कल मैंने आपको डेविएशन पढ़ाया था, और आज मैं आपको डेविएशन पर बेस सवाल एक करवाऊंगा, ठीक है। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा भैया, मन तो किसी चीज का नहीं करता। आदमी का अगर पढ़ने में मन लगने लगे तो आदमी नहीं है फिर वो पढ़ने में किसका मन लगता है? चलिए, डेविएशन कहां लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, कल मैंने आपको बहुत बेसिक से पूरे कल बेसिक ही समझा। आज की क्लास में सवाल होंगे। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में अधिकतम 700 में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषय की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए कंबाइंड परसेंटेज क्या है। देखो, एक बंदा है ए, उसने 2 सब्जेक्ट के पेपर दिए। पहले सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 900 हैं और 900 में उसके 72% नंबर आए। दूसरे सब्जेक्ट के फुल मार्क्स हैं 700 और 700 में से मेरे प्यारे भाई उसके 80% नंबर आए, 700 में से 80% नंबर आए, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, क्या पूछा गया आपसे? हैं? कोई बात ना। तो आपसे पूछा है दोनों विषय को कंबाइंड, दोनों विषय में कुल मिलाकर कितने परसेंट नंबर आपको मिले, दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर, है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड में। तो आप देखिए फुल मार्क्स का क्या ले लेंगे, रेशियो। दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स का रेशियो क्या है? 9:7। दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने परसेंट आए? अब आप मेरी बात को गौर से सुनेगा।
ये 72% है मेरे प्यारे भाई, 80% है। क्या 80% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते आप? 72% प्लस 8% लिख सकते हो आप? बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब मेरी बात को गौर से सुनेगा, 72% नंबर पहले सब्जेक्ट में भी है, 72% दूसरे सब्जेक्ट में भी है, तो 72% तो मार्क्स आए ही आए हैं, प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स कितने हैं इसमें? 7 8 56, 56% एक्स्ट्रा, 7 मार्क्स का 8%, 56% एक्स्ट्रा है, 7 8 56। ये भी जो भी एक्स्ट्रा है टोटल मार्क्स में बांट देंगे। भाई टोटल मार्क्स कितने? 9 प्लस 7 16, तो 56/16, 16 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3.5 बार। तो 72 में 3.5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 75। तो 75.5% नंबर आए हैं। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान तरीका है। ठीक है भाई, कर पाओगे? चले एक सवाल और ऐसा ही मार्क्स वाला, बताएं बच्चों क्या उत्तर है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपके लिए कंपाइल करे, बहुत अच्छे अच्छे। निधि ने बीए का पेपर दिया, निधि ने बीए का एग्जाम दिया, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ आर्ट, सोशल साइंस, होम साइंस एंड हिस्ट्री। तो भाई एक सब्जेक्ट आर्ट है, एक सोशल साइंस का पेपर है, एक होम साइंस का पेपर है मेरे दोस्तों, होम साइंस का, और एक हिस्ट्री इतिहास का पेपर है। बीए की परीक्षा दी है निधि ने। तो आर्ट्स के जो अधिकतम मार्क्स है, जो मैक्सिमम मार्क्स है 75 है, आर्ट्स के जो मैक्सिमम मार्क्स है 75 है। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के मैक्सिमम मार्क्स है 90 है। गृह विज्ञान, होम साइंस के मैक्सिमम मार्क्स है 120, और हिस्ट्री इतिहास के अधिकतम अंक है 135, मैक्सिमम मार्क्स 135। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आपको दिया, चारों सब्जेक्ट के अधिकतम अंक दिए हैं, चारों सब्जेक्ट के अधिकतम अंक सेम नहीं, अलग अलग है। बोला यह गया है कि यदि उसे इन चारों सब्जेक्ट में 56%, 56%, 73% और होम साइंस में कितने नंबर मिले? देखो होम साइंस में परसेंटेज नहीं दिया, होम साइंस में नंबर दिए 102 नंबर। अगर होम साइंस में 102 नंबर आए तो परसेंटेज कितनी आई है? होम साइंस का पेपर 120 नंबर का है, 120 नंबर के पेपर में से 102 नंबर आए होम साइंस में, तो परसेंटेज में नहीं निकाल सकते होम साइंस में कितने परसेंट आए, इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इससे चला जाएगा 12 96 और ये कितना बचेगा? 12 5 60, 85%। तो होम साइंस में उसके 85% नंबर आए, सवाल में दिया नहीं था, आपको निकालना पड़ा प्यारे बच्चों, समझ में आया ना? आर्ट्स में 56%, सामाजिक विज्ञान में 73%, होम साइंस में 102 नंबर, 120 नंबर का पेपर था, 120 में से 102 नंबर आए, परसेंटेज में निकाल लिया 85%। अच्छा जी। और इतिहास में कितने नंबर है? हिस्ट्री में नंबर है 78%। तो आपसे पूछा है कुल प्राप्तांक प्रतिशत बताओ, चारों सब्जेक्ट में कुल कितने प्रतिशत नंबर आए, चारों सब्जेक्ट में कुल ओवरऑल परसेंटेज कितना है चारों सब्जेक्ट में मिलाकर, यही ना पूछा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों जो परसेंटेज होती है वो अधिकतम अंक को बेस मान के निकाली जाती है। आप अधिकतम अंक जो है वो ये है 75, 90, 120 और 135। आप इनका रेशियो ले लो, किससे डिवाइड हो जाएगा? 15 से। ये 15 से डिवाइड होगा, 15 पंजे 75, बहुत आसान डाटा है, आसानी सेट करता है। 15 छिक्का 90 है, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप हमें खुद बताएं मेरे प्यारे बच्चे, कितने नंबर आए हैं? सभी लोग जवाब देंगे। ओवरऑल कितने परसेंटेज मार्क्स आए? मैंने क्या सिखाया कि देखो ऑप्शन किसके नजदीक है? 70 के नजदीक है। देखो मिनिमम मार्क्स है 56, मैक्सिमम है 85। इनके बीच में कोई नंबर मान लेते हैं, जैसे सपोज मैंने मान लिया कि माना 73%, माना निधि के बीए के टोटल पेपर्स में 73% नंबर आए, मैंने अपनी मर्जी से 73% मान लिया कि माना निधि के 73% नंबर आए। कितने नंबर आए निधि के? 73%, अपनी मर्जी से। 73 की वजह आप 74 मानोगे, 75 मानोगे, 76 मानोगे, सेम ही आंसर आएगा। आप 73 से कंपेयर करो, 73 से 56 कितना कम है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 17% कम है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 5 का 17% कितना होता है? 85, 17 पंजे 85, 85% लेस है। कम है तो माइनस और ज्यादा है तो प्लस। ठीक है बच्चों, 73% मैंने माने, 73 से 73 कितना कम है? 0। तो 6 गुना 0 0 ही आएगा। भाई मैंने माना है 73% नंबर आए, लेकिन होम साइंस में कितना है? 85%। 73 से कितना ज्यादा है? 12% ज्यादा है। तो 8 मार्क्स का 12%, 12 96, 96% नंबर एक्स्ट्रा आए हैं मेरे प्यारे भाई होम साइंस में। मैंने माना है 73% नंबर आए, हिस्ट्री में कितना है उसके? 78, 73 से कितना ज्यादा है? 78, 5 ज्यादा है 5%, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45%। मेरे दोस्तों ये आ गया डेविएशन, ये डेविएशन आ गया। मैंने क्या बताया? केक कटेगा तो सब में बटेगा। ये जो भी डेविएशन आया उसे हम सारे सब्जेक्ट के मार्क्स में बांट देंगे। सारे सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितना है? 5 6 11 8 19 9 28, तो बटे कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 28 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 96 माइनस 85 11, 11 में 45 जोड़ूंगा 56, ऊपर 56 हो गया ना। 96 माइनस 85 11, 11 प्लस 45 56, 56 को 28 से भाग देंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2%। 73 में 2 जोड़ूंगा 75%। तो चारों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर निधि के 75% नंबर आए हैं और ए ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। 85 नहीं है, 75 है। यस अभिषेक, ये ऐसा तरीका, इसमें आपको अलग अलग मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते कम से कम कैलकुलेशन में। ठीक है ना? कल की क्लास में बेसिक बहुत अच्छी तरीके से समझाया। बताओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 49। अलग अलग लैंग्वेज के सवाल करवाऊंगा जिससे कि आपकी स्किल डेवलप हो पाए डेविएशन लगाने में अलग अलग सब्जेक्ट के। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किसी कॉलेज में 35% गर्ल्स हैं बाकी बॉयज हैं। किसी कॉलेज में 35% स्टूडेंट गर्ल्स हैं। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% होता है 1/20, 5% का 7 गुना 7/20। यानी कि अगर किसी कॉलेज में टोटल 20 स्टूडेंट है ना, टोटल 20 स्टूडेंट है, तो 20 का 35% होता है 7, 7 उसमें गर्ल्स हैं। ये मतलब हुआ इस बात का। स्टूडेंट क्या होते हैं? स्टूडेंट मतलब बॉयज और गर्ल्स। तो किसी कॉलेज में 35% गर्ल्स है, यानी कि अगर टोटल 20 स्टूडेंट हैं तो 20 में से 7 गर्ल्स हैं, तो बाकी के 13 कितने हुए? 20 में से 7 माइनस कर दो, बाकी के 13 बॉयज हैं। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। बोला है कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है, 75% छात्र, 75% बॉयज और 85% गर्ल्स पास हुई है फाइनल एग्जाम में। तो आपसे यह पूछा गया है कि टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए फाइनल एग्जाम में? 75% बॉयज पास हुए हैं, 85% गर्ल्स पास हुई हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि यह बताओ टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं? टोटल जवाब दीजिए। टोटल का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स कितने परसेंट पास हुए? बीच में प्लस आ गया ना,
ठीक है भाई। तो क्या आप नहीं कर सकते? बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो कितना है? 13:7। 75% बॉयज पास हुए, 85% गर्ल्स। सवाल में इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे परसेंटेज निकालना है तो मुझे भैया एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं, मुझे तो केवल बेस वैल्यू का रेशो चाहिए मेरे दोस्तों। नहीं अभिषेक, ध्यान सुनेगा, क्या आप इसको ब्रेक करके नहीं लिख सकते? 75% बॉयज पास हुए, 85% गर्ल्स। 85 को ऐसे नहीं लिख सकते ब्रेक करके, 75 + 10 85। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब आप खुद ही सोचो, 75% बॉयज पास हुए हैं, 75% गर्ल्स पास हुई हैं, तो 75% तो पास है ही ना। 75% बॉयज पास है, 75% गर्ल्स, तो 75% तो टोटल स्टूडेंट पास ही हुए हैं। 7 गर्ल्स का 10% एक्स्ट्रा पास हुई है, 7 का 10% हो गया 70, 7 दूसरा 70। ये जो भी एक्स्ट्रा है सभी स्टूडेंट में बांटेंगे, सभी स्टूडेंट्स का मतलब 13 + 7 20, 20 में डिवाइड कर देंगे बटे 20। 20 से 70 को डिवाइड करेंगे 3.5, 75 में 3.5 जोड़ूंगा तो 78.5%। तो 78.5% स्टूडेंट जो है मेरे दोस्तों टोटल पास हुए। डी ऑप्शन आंसर है, डी। समझ में आया? ये बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को? चलिएगा। अच्छा स्टूडेंट ध्यान से सुनेगा, मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं, मेरी बात को गौर से सुनेगा, मेरी बात को गौर से सुनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या समान है, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स बराबर हैं, जितने बॉयज उतनी गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 1:1। एक लड़का है तो एक ही लड़की है। एक बॉयज में बॉयज और गर्ल्स बराबर है, एक स्कूल में एक कॉलेज में। ये मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 60% बॉयज पास हुए, 60%, और 84% गर्ल्स पास हुई, 84%। तो आप मुझे बताओ कि बॉयज प्लस गर्ल्स कितने परसेंट, पूरा स्कूल में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? जवाब दीजिएगा, ये सवाल है मेरा आपसे। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या बराबर है, बॉयज गर्ल्स बराबर है, इसका मतलब उनकी संख्या का रेशियो कितना है? 1:1। 60% बॉयज पास हुए, 84% गर्ल्स पास हुई, तो बॉयज और गर्ल्स कितने पास हुए? कुल मिलाकर पूरे स्कूल में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? ये क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर बेस वैल्यू का रेशियो 1:1 है तो ओवरऑल निकालने के लिए आपको एवरेज लेना पड़ता है, एवरेज। अगर ओवरऑल मेरे प्यारे भाई कितना आ रहा है? सभी बच्चों का जवाब दीजिएगा, सभी बच्चे जवाब दे कितना आएगा? एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 1:1 है, 60% बॉयज पास हुए, 84% गर्ल्स पास हुई, तो आप मुझे बताइए कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? टोटल एवरेज लेना है भाई। एक लड़का है, एक लड़के का 60%, 60% बॉयज पास हुए, एक लड़की का 84%, एक का 84%, 84% गर्ल्स पास हुई। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 2, 1 + 1 2। 60 + 84 आ गया 144, 144 का आधा 72% स्टूडेंट पास हुए, 72%। यानी कि अगर किसी भी सवाल में बेस वैल्यू सेम है, बेस का रेशियो बराबर है, बेस वैल्यू सेम है, तो ओवरऑल निकालने के लिए हम केवल एवरेज यानी कि औसत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एवरेज निकालने के लिए हम लोग, ओवरऑल निकालने के लिए जस्ट हम एवरेज लेते हैं। एवरेज मतलब औसत, मतलब दो संख्याओं का औसत निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग कर दो, तीन संख्याओं का औसत निकालना है जोड़ के 3 से भाग कर दो, चार संख्याओं का औसत निकालना है 4 से भाग कर दो, पांच संख्याओं का औसत निकालना है 5 से भाग कर दो। अगर बेस का रेशियो सेम है तो ओवरऑल निकालने के लिए हम केवल एवरेज ले लेते हैं जोड़ के आधा। लेकिन मेरे प्यारे भाई सुनिएगा, मैं आपसे पूछता हूं कि एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं और बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:3 है। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:3 है। 60% बॉयज पास हुए, एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो बराबर नहीं है, बॉयज 7 है तो गर्ल्स 3 है। 60% बॉयज पास हुए, 84% गर्ल्स पास हुई। तो मेरा सवाल यह बताओ कितने परसेंट टोटल स्टूडेंट पास हुए? बॉयज प्लस गर्ल्स कितने परसेंट टोटल स्टूडेंट पास हुए? इसका जवाब दीजिएगा। तो जवाब बता दिया ना अभिषेक कल मैंने। कितने परसेंट पास हुए? जवाब दीजिएगा। 3 केस में आपको दिखाऊंगा ध्यान से। ये तो एक हो गया, ये बताओ। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:3 है। 60% बॉयज पास हुए, 84% गर्ल्स पास हुई, तो पूरे क्लास में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं? सबका पता नहीं कैसे कैसे बालक हो गए हो यार तुम लोग, कैसे कैसे बालक हो गए हो। बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:3 है। 60% बॉयज पास हुए, 84% गर्ल्स। 84 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 60 + 24, नहीं लिख सकते। 60% बॉयज पास हुए, 60% गर्ल्स पास हुए, तो 60% तो आएगा ही आएगा। 60% तो आएगा ही आएगा। एक्स्ट्रा कितना है? 3 गर्ल्स का 24%, 72% एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा है सभी स्टूडेंट बांट देंगे, स्टूडेंट है 10, तो 60 में 7.2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर? 67.2%। पूरी क्लास में 67.2% स्टूडेंट पास हुए, 67.2 आएगा। गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, गौर। 67.2 आ गया आंसर। आप बोलोगे आंसर आ गया, लिसन केयरफुली। अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर होते, बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर होते तो आपका आंसर आता 72%। देखो मुझे ये तो पता है कि आंसर जो भी आएगा इन दोनों के बीच में ही कोई आएगा, इन दोनों से बड़ा तो आंसर आ नहीं सकता। अगर बॉयज और गर्ल्स की संख्या बराबर होती, जितने लड़के उतनी ही लड़कियां होती, तो पूरी क्लास में बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर 72% पास होते। लेकिन मेरे दोस्तों यहां ज्यादा क्या है? बॉयज ज्यादा हैं, लड़के ज्यादा हैं। बॉयज 7 है, लड़के 3 है, लड़के ज्यादा हैं। अगर लड़के ज्यादा हैं, लड़के पास कितने हुए? 60% पास हुए, तो आंसर 60% से 72% के बीच में आएगा। कहीं ना कहीं आंसर 60% और 72% के बीच में आएगा। जैसे सवाल का आंसर आया है 67.2%, इन दोनों के बीच में आया है कि नहीं आया है आंसर? आप बोलोगे हां जी सर आया है। अगर सपोज इस सवाल के ऑप्शन इस तरीके से दे देता 72.6, 80%, 67.2%,
डी ऑप्शन 75.4%। इस सवाल का आंसर इस तरीके से दे देता है कि क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशो 7:3 है, 60% बॉयज पास हुए, 84% गर्ल्स पास हुई। तो बताओ पूरी क्लास में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर होते, बॉयज गर्ल्स की संख्या सेम होती, तो आता आंसर 60 और 84 के एवरेज 72। लेकिन लड़के ज्यादा हैं, लड़के पास कितने हुए? 60%। तो आंसर 60 और 72 के बीच में आएगा। 60 और 72 के बीच में एक ही ऑप्शन है सी। मैं सवाल को सीधा मार्क कर देता, मैं सवाल को सॉल्व करता ही नहीं। अरे 72 मतलब इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो राक्षसो। कल का लेक्चर पढ़ के आओ। इस सवाल को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, ही नहीं सवाल को सॉल्व करने की जरूरत है। कल बता दिया विवेक, ऐसा क्यों है मैंने कल बता दिया। अभी शुरू हुआ है मोहित, मैं दिमागहीन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बुद्धिहीन बच्चों को, तो उसमें समय लगता है। अबे तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? गर्ल्स की संख्या का रेशो 7:3 है, बॉयज 60% पास हुए, गर्ल्स 84%। अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर होते तो इस सवाल का आंसर आता बॉयज गर्ल्स के होते 72%, ये आता आंसर। लेकिन ऐसा है नहीं, लड़के ज्यादा हैं। जब लड़के ज्यादा हैं तो आंसर भी लड़कों की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। लड़के ज्यादा है तो आंसर भी लड़कों की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। अगर लड़के बराबर बराबर होते, लड़के लड़के, आंसर आ जाता 72। लेकिन लड़के ज्यादा है तो आंसर भी लड़कों की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। लड़के पास हुए 60% तो आंसर भी 60% की तरफ शिफ्ट होगा। आंसर 72 तो आएगा नहीं, 72 से 60 की तरफ शिफ्ट होगा, तो आंसर 72 और 60% के बीच में आएगा, बीच में। अगर सपोज यहां पे ये ना हो के 7:3 ना हो के, सपोज ये रेशियो होता उल्टा, ये होता रेशियो, सपोज यहां पे होता रेशियो 5:9, 5:11, ये रेशियो होता सपोज कि बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:11 है, 60% बॉयज पास हुए, 84% गर्ल्स पास हुए। तो बताओ पूरे इसमें कहां कितने पास हुए? अगर लड़के और लड़कियां बराबर होती, होती बोला मैंने राक्षसों, शब्दों को सुनो, केवल बोर्ड पर मत देखा करो, मुर्दा की तरह कान भी खोल के सुना करो कि हम क्या कह रहे हैं। अगर लड़के और लड़कियां बराबर होती तो पूरी क्लास का पासिंग परसेंटेज आता 72%। अगर बराबर होती है, नहीं होती, तो कितना आता? 72% भाई। लेकिन यहां ऐसा तो है नहीं, लड़कियां ज्यादा हैं। जब लड़कियां ज्यादा हैं तो फेवर भी लड़कों का करेंगे भाई। जिसकी मेजॉरिटी होती है उसकी सरकार बनती है। जो अमीर है, जो मेजॉरिटी में, जो ज्यादा है जनता में, उसकी चलेगी। समझ में आया ना? लड़कियां ज्यादा है तो लड़कियों की सुनी जाएगी, लड़के की कौन सुनेगा? लड़का जाए भाड़ में, लड़की ज्यादा है तो लड़कियों की सुनी जाएगी। तो आंसर भी लड़की की तरफ शिफ्ट होगा ना। आंसर 72 तो आएगा नहीं, आंसर लड़की की तरफ बढ़ेगा। लड़की कितनी पास हुई है? 84%। तो आंसर 72 से 84% की तरफ भागेगा। तो आंसर किसके बीच में आएगा? आंसर 72 से 84 के बीच में आएगा। बात क्लियर हुई ना? ये लॉजिक है, ठीक है जी, ये लॉजिक है। ठीक है बच्चों, हम हर सवाल में नहीं लगेगा ये। जैसे ये वाला सवाल था बच्चों, जैसे ये वाला सवाल था भाई, ठीक है ना, बॉयज 75% पास हुए, गर्ल्स 85%। पूछा पूरी क्लास में कितने पास हुए? अब सुनो मेरे प्यारे भाई, अगर बॉयज गर्ल्स बराबर बराबर होते तो आंसर आता 80। 75 और 85 के बीच में 80 होता है ना, इनका एवरेज, इनके बीच में 80। लड़के ज्यादा हैं, लड़के ज्यादा है तो आंसर 75-80 के बीच में आएगा। लड़के ज्यादा है तो आंसर 75-80 के बीच में आएगा। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकते थे। ये दोनों ऑप्शन तो आप देखते ही हटा सकते थे। अगर समय कम होता है ना पेपर में, तो ऐसी चीजें काम आती है कि भाई 80 और 82 तो आंसर हो नहीं सकता, आंसर आएगा इन दोनों के बीच में। सी या डी में से एक ऑप्शन होगा। तो तुक्का मारने में काम आता है, ठीक है भाई। चलिए, जैसे सवाल देखो बच्चों, एक क्लास में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, 35% स्टूडेंट गर्ल्स है। 35% का मतलब होता है 7/20, यानी कि अगर टोटल 20 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, भाई बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, टोटल अगर 20 स्टूडेंट है तो 20 में से 7 गर्ल्स हैं और बाकी के 13 बॉयज हैं। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है, ठीक है ना, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो बोला क्या है? एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां पास हुई, तो अनुत्तीर्ण फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज ज्ञात करो। इस सवाल में पूछा क्या है? इस सवाल बच्चे ये पूछा है कि बताओ कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए, ये आपसे पूछा गया है। सवाल में ये नहीं पूछा कितने परसेंट पास हुए, आपसे पूछा गया कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए। तो जब आपसे फेल पूछा गया तो डायरेक्ट फेल पे ध्यान दीजिए बच्चों। अगर 80% लड़के पास हुए हैं, 80% लड़के पास हुए हैं और 90% गर्ल्स पास हुई हैं, 80% बॉयज पास हुए हैं, तो बाकी का 20% तो बेकार है, आपकी तरह फेल हो गए 20%। 90% गर्ल्स, 90% गर्ल्स पास हुई, तो अगर 90% गर्ल्स पास हुई तो फेल कितनी हुई है? 10%। 10% आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो इस सवाल का आंसर ये तो हो ही नहीं सकता था, बी ऑप्शन, ये तो संभव ही नहीं है सवाल का आंसर बिल्कुल भी। आंसर जो भी आएगा 10 और 20 के बीच में आएगा, उससे बड़ा नहीं आ सकता। बताओ जल्दी से क्या उत्तर आएगा? सब बच्चों ने कर लिया, 16.5%, सब बच्चों का आ गया। सभी बच्चों का सॉल्व करके बताया, डी ऑप्शन 16.5% आ गया सब बच्चों का। देखिए इस सवाल का डाटा बहुत ईजी है, इस सवाल का डाटा ईजी है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा डेविएशन मेथड इस्तेमाल करें। अगर सवाल का डाटा ईजी है, छोटी वैल्यू है, तो आप वेटेड एवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हो। वेटेड एवरेज पढ़ा है ना कल। 13 लड़कों का 20% फेल हो गए, 13 गुना 20 कितना होता है? 260% बॉयज फेल है। 7 लड़कियों का 10% फेल हो गई, तो 7 2 70, 70% गर्ल्स फेल हैं। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 13 7 20, तो 20 नीचे क्या है? नीचे है टोटल स्टूडेंट, टोटल। ऊपर क्या है? फेल, ऊपर है फेल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट है 13 7 20, ऊपर है फेल। 13 बॉयज का 20% फेल है, 260। 7 लड़कियों का 10% फेल है, 70। परसेंटेज में निकालना है तो इसलिए हमने किया ही नहीं। तो 260 प्लस 70 330, 330 को 20 से भाग करेंगे तो 16.5% सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। मुझे अपने बालकों पे 2 रुपए का भरोसा नहीं है, 2 रुपए का भी, 2 रुपए का भी भरोसा नहीं करता मैं इन बालकों पे, इसलिए मैं सब कुछ खुद ही कराता हूं। तो मुझे इन पर भरोसा ही नहीं, खुद से कुछ करते हैं, कोई मेहनत करते हैं।
दो कौड़ी का भरोसा मैं स्टूडेंट्स पे नहीं करता। मैं नेताओं पे भरोसा कर सकता हूं, नेताओं के वादों पे, स्टूडेंट पे नहीं करता। ठीक है, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ाता हूं, गाली देता रहूंगा, गरियाता रहूंगा, डांटता रहूंगा, बेइज्जती करता रहूंगा, पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता हूं बच्चे को सिलेक्शन दिलवाने के लिए पढ़ाता हूं, सिलेक्शन दिलवाने के लिए। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन बताएं, 51। वेरी गुड। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:5 है। एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:5 है। आगे क्या बोला सवाल में, यदि 65% बॉयज और 81% गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर हैं, 65% बॉयज और 81% गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर हैं, तो आपसे पूछा उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो आपसे पूछा यह गया है कि उन स्टूडेंट का परसेंटेज बताइए जिन्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। आपसे नहीं पूछा, आपसे सवाल में नहीं पूछा कि कितने परसेंट स्टूडेंट को मिली है, आपसे पूछा कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो उन्हीं पे ध्यान दो। 65% बॉयज स्कॉलरशिप होल्डर हैं, तो बाकी के 100 में से 65 घटाएंगे, 100 में से 65 घटाएंगे तो 35% बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, 81% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है, वो छात्रवृत्ति धारक हैं। छात्रवृत्ति धारक हैं 100% में से 81% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है, तो 100 में से 81 घटाएंगे, बाकी के 19% को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। पूछता है कितने परसेंट टोटल, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स में टोटल कितने स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, बताओ बच्चों। क्या आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो? 35 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 19% प्लस 16%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। बच्चों 19% यहां भी है, 19% यहां भी है, 19% तो होना ही होना है, प्लस एक्स्ट्रा कितना है, या 7 बॉयज का 16% एक्स्ट्रा है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब ये जो भी एक्स्ट्रा इसे सभी स्टूडेंट्स में बांट देंगे, टोटल स्टूडेंट्स मतलब 7 और 5 बटे 12 कर देंगे, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 हो गया 28/3। अब 28 को जब 3 से भाग देंगे, 7 चौक 28/3 आएगा 9.33। 28 को जब 3 से भाग देंगे यानी कि 19 प्लस 9 28, 28.33%, यानी कि ए ऑप्शन आ गया इस सवाल का आंसर 28.33%। डी ऑप्शन नहीं है भाई, डी। आशीष आपको छोड़ के पूरी जनता ने सही कर दिया, आशीष आपने क्यों गलत किया? ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये बताओ मेरे प्यारे, एक और क्वेश्चन, बिल्कुल करण। ए की इनकम बी की तुलना में 40% ज्यादा है, दो लोग हैं ए और बी। बोला ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा, ए की इनकम बी की तुलना में, यानी कि बी की अगर 5 है, ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, बी की इनकम 5 है, तो ए की इनकम 2 ज्यादा है 7। ये ए और बी की इनकम का रेशियो, आय का अनुपात, ये ए और बी की इनकम का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ए ने अपनी इनकम 25% बढ़ा दी 25%, और बी ने अपनी इनकम 40% बढ़ा दी 40%। तो पूछा गया है ए की इनकम 25% बढ़ गई, बी की इनकम 40% बढ़ गई, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। देखो अलग अलग लैंग्वेज आने लगी ना, ए और बी की कुल आय में ए और बी की संयुक्त आय कितने परसेंट बढ़ गई, ए और बी की संयुक्त आय कितने परसेंट बढ़ गई? बीच में प्लस आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर, ए की इनकम 25% बढ़ी, बी की 40%, ए और बी की कंबाइंड इनकम कितने परसेंट बढ़ी? कर लोगे? 40 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 25% प्लस 15%। हालांकि ये सब चीज दिमाग में करना शुरू करो, लिखना भी कम करो, लिखना बंद करो। 25% बी की बढ़ी है, 25% ही ए की बढ़ी है, तो 25% तो बढ़ा ही बढ़ा है, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? बी की इनकम है 5, 5 का 15%, 15 पंजे 75 एक्स्ट्रा बढ़ा है। जो भी एक्स्ट्रा है सभी में बांट देंगे। टोटल इनकम कितनी है ए और बी की? टोटल इनकम 12, 7 5 12, तो 3 से 25/4, 25/4 होता है 6.25, 25 में 6.25 जोड़ेंगे तो 31.25, 31.25% इज द आंसर। केचा है आंसर, केचा है। मजा आया बेटा? देख रहे कंसेप्ट से कैसे कैसे सवाल उड़ा रहा हूं मैं, बताओ करो। एक एग्जाम में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दुगनी है, 45% गर्ल्स और 30% लड़कों ने शहर के बाहर जाने के लिए अपनी सहमति दे दी है, तो कितने परसेंट विद्यार्थियों ने सहमति नहीं दी? आसान है ये भी। अब देखो यहां डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से तुरंत हो जाएगा। एक क्लास में लड़कों की तुलना में लड़कियां दुगनी हैं, बॉयज 1 है तो लड़कियां 2 हैं। 45% गर्ल्स ने भैया परमिशन दे दी है और 30% बॉयज ने परमिशन दी है शहर से बाहर जाने के लिए। ये परमिशन देने वाले हैं जिन्होंने परमिशन दी है, 45% बॉयज ने, 30% गर्ल्स ने। तो बताओ कितने परसेंट स्टूडेंट ने परमिशन दी है? 45 से कम 45 और 30 दूनी 60, 105% आउट ऑफ 3, यानी कि 35। तो टोटल 35% आ गया। 35%, कुछ गड़बड़ है क्या? 45 से कम 45 और 60, 105, उल्टा लिख दिया मैंने। गर्ल्स दुगनी, 45% गर्ल्स ने और 30% बॉयज ने परमिशन दी है कॉलेज से बाहर जाने की टूर पे। कितने परसेंट ने दिया है? 30 से कम 30 और 45 दूनी 90 है, 30 और 90 120% आउट ऑफ 3, 40% स्टूडेंट्स ने परमिशन दी है, तो बाकी का 60% ने नहीं दी, 100 में से 40 माइनस कर देंगे, ऐसे भी तो कर सकते हैं। 40% ने परमिशन दी है तो बाकी के 60% ने परमिशन नहीं दी। मतलब पहले मैंने निकाला कि कितने परसेंट ने दी, 40% ने परमिशन दी है ओवरऑल, तो 100 में से 40 माइनस कर दो, 60% ऐसे जिन्होंने घर से भाई स्कूल से बाहर जाने की अभी परमिशन नहीं दी अपने उसको। ठीक है जी, आप बोलोगे सर आसान हो गया, वेटेड एवरेज से बताओ मेरे दोस्तों। 54 सवाल करेंगे, ये आसान निकल गया ना, इजी डाटा था, बताओ। एक और सवाल, आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का बनाए। एक कारखाने में
तीन प्रकार की मशीन M1 M2 और M3 हैं। एक फैक्ट्री में तीन प्रकार की मशीन लगी हुई है, मशीन M1 M2 और M3, विच प्रोड्यूस 25%, 35% एंड 40% ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स। और ये जो तीनों मशीनें हैं ये टोटल प्रोडक्ट्स का 25, 35 और 40% प्रोड्यूस करती हैं। यानी कि देखो टोटल जैसे सामान 100% बनता है तो 100% में से 25% सामान बनाती है मशीन M1, मशीन M2 बनाती है 35% सामान और मशीन M3 बनाती है 40% सामान। आप जोड़ोगे तो टोटल जोड़ के 100 आएगा, 25 35 100, 25 35 60 और 40 100। M1 M2 M3 प्रोड्यूस 3%, 4%, 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ये तीनों मशीन 3 4 और 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो आपसे पूछा नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का परसेंटेज क्या है। देखो यहां भी ऐसे कर लेते हैं, डिफेक्टिव का मतलब खराब सामान। देखो मशीन M1 M2 M3 जो है कोई सामान बनाती है जैसे मोमबत्ती, तो जैसे 100 मोमबत्ती में से 25 मशीन M1 बनाएगी, 35 M2 बनाएगी और मशीन M3 40 बनाएगी। तो तीनों मशीन किस रेशियो में प्रोडक्शन कर रही हैं, हम इसका रेशियो ले लेंगे। ये 5 से चला जाएगा, 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40। ये आ गया मेरे दोस्तों। मशीन M1 ने जो भी सामान बनाया है उसमें से 3% डिफेक्टिव है, मशीन M1 द्वारा बनाए गए सामानों में 4% डिफेक्टिव है और मशीन M2 जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें से 5% डिफेक्टिव है, 5%। तो आप हमें बताओ कि टोटल तीनों मशीनों ने मिलाकर टोटल कितना परसेंट सामान डिफेक्टिव बनाया है। तो वेटेड एवरेज से आसानी से हो जाएगा भाई, बहुत इजी डाटा। 5 3 15, कोई डेविएशन की जरूरत नहीं, 5 3 15 प्लस 28 43 प्लस 40 83%, 83% आउट ऑफ टोटल 5 7 12 8 20। ये आ जाएगा 5 3 15 प्लस 28 43 प्लस 40 83% आउट ऑफ 20। तो 20 चौक 80 और 3/20 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 0.15। तो 4.15% सामान ऐसा है तो तीनों मशीन टोटल मिलकर खराब बनाती हैं, दोषपूर्ण बनाती हैं, उनमें डिफेक्ट है भैया। तो आपसे पूछा है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत क्या है, ऐसा सामान कितना परसेंट बनाया है जिसमें कोई क्वालिटी में खराबी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। भाई टोटल तो 100% प्रोडक्शन है, 100 में से 4.15% डिफेक्टिव है, खराब माल है, तो माइनस कर देंगे। तो बाकी का बचा 95.85% जो है वो प्योर सही है, नॉन डिफेक्टिव है। सी ऑप्शन आंसर। तो मजा आया कि नहीं सवाल करके बच्चों, इतने अच्छे सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं आप लोग। आगे चलेंगे, अगला सवाल बताओ, सवाल नंबर 55 करेंगे बच्चों। चलिए 55 56 57 करो भाई साहब, क्या उत्तर है। नाजी ध्रुव, एक स्कूल में 2800 छात्र हैं जिसमें से 75% एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। भाग लेने वालों में से 60% लड़के हैं, 35% लड़के और 25% गर्ल्स प्रतियोगिता के अंतिम दौर के लिए फाइनल राउंड के कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ स्कूल विल पार्टिसिपेट इन फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में स्कूल का कितना परसेंट भाग लेंगे, स्कूल के कितने परसेंट भाग लेंगे फाइनल राउंड में। ये सवाल बहुत कंफ्यूजिंग है, इसकी लैंग्वेज समझना ही अपने आप में टेढ़ी खीर है। जैसे इसकी तो कोई जरूरत नहीं, आपको केवल बेवजह का आपका समय बर्बाद करने के लिए दी है ये वाली लाइन। एक स्कूल में कुछ छात्र हैं, एक स्कूल में कुछ छात्र हैं जिसमें से 75% एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जैसे ऐसे समझो कि एक स्कूल में टोटल 100 स्टूडेंट है, तो 100 का 75% कितना होता है, 75। एक स्कूल में टोटल 100 स्टूडेंट है तो 100 का 75% यानी कि 75 स्टूडेंट ही एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जाते हैं, बाकी के 25 भाग ही लेने नहीं गए। अब जो स्टूडेंट भाग लेने गए हैं उनमें से 60% बॉयज हैं, यानी कि मेरे प्यारे भाई, तो यानी कि मैं सारी कैलकुलेशन इसके आगे की करूंगा, इसके आगे की, ध्यान से सुनिएगा, इसके आगे की। एक स्कूल में जैसे टोटल 100 स्टूडेंट हैं तो 100 में से 75%, 75 स्टूडेंट ने ही एक गेम में पार्टिसिपेट किया, स्पोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अब जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनमें 60% बॉयज है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि अगर टोटल 5 बॉयज हैं, टोटल 5 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। यानी कि मेरे दोस्तों भाग लेने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों ने स्पोर्ट कंपटीशन में भाग लिया है उनमें 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। ठीक बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब भाग लेने वाले स्टूडेंट में से 35% बॉयज और 25% गर्ल्स फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए, यानी कि जितने लोगों ने, जो लोग भाग लेने गए उनका तो रिजल्ट ही खत्म है। जिन लोगों ने गेम में पार्टिसिपेट किया स्पोर्ट में, उनमें 35% ऐसे जो फाइनल राउंड तक गए हैं, 25% गर्ल्स ऐसी हैं जो फाइनल राउंड तक गई हैं। तो टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं भाग लेने वालों में से, पार्टिसिपेट करने वालों में टोटल कितने परसेंट ऐसे हैं जो फाइनल राउंड में पहुंचे हैं। डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज 35 या 105, 25 दूनी 50, 105 और 50 155%, आउट ऑफ टोटल 5, 155/5 31, 31%, यानी कि 31% भाई साहब बालक ऐसे हैं जो फाइनल राउंड में पहुंचे। लेकिन 31% किसका, भाग लेने वालों का मेरे प्यारे भाई। 31 सवाल में तो पूछा है कि फाइनल राउंड में, ये जो चीज पूछी ना, व्हाट परसेंट ऑफ स्कूल विल पार्टिसिपेट इन फाइनल राउंड, पूरे स्कूल का कितने परसेंट ने फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट किया। एक्चुअल मेरे प्यारे भाई स्कूल में तो टोटल 100 स्टूडेंट है, स्कूल में तो टोटल कितने स्टूडेंट है मेरे दोस्तों, 100, टोटल 100 स्टूडेंट है। इन 100 स्टूडेंट में से स्पोर्ट में खेलने के लिए गए, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए गए 75, और 75 में से भी फाइनल राउंड में कितने पहुंचे, 100 में से 75 लोग ही मेरे दोस्तों भाग लेने गए, 75 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इन 75 में से जो पार्टिसिपेट किया है फाइनल राउंड तक कितने पहुंचे, 31%। तो 75 का 31% ऐसे लोग हैं टोटल स्कूल में। टोटल स्कूल में कितने लोग हैं, 100 में से ये वो बॉयज हैं, पूरे स्कूल में 100 में से ये वो बॉयज हैं जो फाइनल राउंड तक पहुंचे। 75 का 31%, 75 का 31% मतलब
75 का 31% ऐसे भी लिख सकता हूं, 31 का 75%, एक ही बात है। चाहे मैं ऐसे लिख लूं चाहे ऐसे लिख लूं, a गुणा b% बराबर b% ऑफ ए, 75% हो गया 3/4। क्लियर है? तो 31 दिया कितना आ गया मेरे दोस्तों? 93/4, 93/4 मतलब 23:1/4, 23 सही 1/4। तो 100 में से 23 सही 1/4 स्टूडेंट ऐसे हैं टोटल में से जो फाइनल राउंड में पहुंचे हैं, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सा घुमाया गया है सवाल में, एक बार रिपीट करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने नेक्स्ट 56 सवाल। सवाल सीजल 2030 के पेपर का पूछा गया है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। करके बताइएगा भाई साहब इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से बनाओ, जल्दी करिए। देखो, एक एग्जाम में उम्मीदवार को 3 चरणों एबीसी के लिए बैठना था। उम्मीदवार ने पेपर ए में 75%, पेपर बी में 80% और सी में 60% प्राप्त किए। पेपर ए को वेटेज दिया गया है और बी और सी क्रम से 40-50 और 10% थे। अच्छा, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है। एबीसी को जो वेटेज असाइन किया गया वो 40, 50 और 10% असाइन किया गया है। देन फाइंड द वेटेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए व्हेन ऑल द 3 पेपर वर टेकन टुगेदर, जब तीनों पेपर एक साथ लिए गए। ध्यान सुनिएगा, जैसे आपने बचपन में पढ़ा है, जब हम बचपन में 12th में थे तो थ्योरी होता था, प्रैक्टिकल होता था। थ्योरी 70 नंबर की, प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता था ना। तो थ्योरी को कितना वेटेज दे दिया, टोटल पेपर हो गया 100 नंबर का, थ्योरी का 70% वेटेज हो गया, प्रैक्टिकल का 30% वेटेज हो गया। ये हो जाता था ना। वैसे ही ये सवाल है कि एक स्टूडेंट ने 3 पेपर दिए, पेपर ए को 40% वेटेज दिया गया, बी को 50%, सी को 10%। तीनों को जोड़ूंगा तो टोटल 100 ही आएगा, 40, 50, 90, 10, 100। तो यानी कि इन तीनों को कितना वेटेज दिया गया, वेटेज का रेशियो क्या है, 4, 5, 1। 40, 50 और 10 का रेशियो कितना है, 4:5:1। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी। पेपर ए में स्टूडेंट के कितने नंबर आए, 75%। पेपर बी में कितने नंबर आए, 80%। पेपर बी में कितने मार्क्स आए, 60%। बोला तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर टोटल कितने परसेंट आए, वेटेड एवरेज के हिसाब से आपको बताना है। तीनों सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत मार्क्स आए, नहीं निकाल सकते, 1 सेकंड में हो गया। डाटा बहुत आसान है। ये 75 चौका 300 और ये मेरे दोस्तों 400, 760, 760% हो गया आउट ऑफ टोटल 10, यानी कि 76%। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 76। खत्म। तो जबरदस्ती का सवाल की लैंग्वेज को मुश्किल बना दिया गया है, क्योंकि सवाल में तो कोई दम ही नहीं है। आपको इस सवाल में यह भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको पूरा यहीं के यहीं उतार सकते हो। भाई एक स्टूडेंट ने 3 पेपर दिए एबीसी, पेपर ए में 75% नंबर आए हैं, पेपर बी में 60%, 80% आए हैं, पेपर सी में उसके 60% आए। पेपर एबीसी को वेटेज 40, 50, 10% दिया गया है। परसेंटेज हटाओ, पेपर ए सबको 40 नंबर का है, बी 50 नंबर का है, सी 10 नंबर का है। टोटल तो 100 हो गए ना, टोटल तो 100 हो गया ना। ए 40 नंबर का है, बी 50 नंबर का है, सी 10 नंबर का है। पेपर ए में आए 40 में से 75%, 40 का 75% होता है 30। बी में आए 50 का 80%, 50 का 80% होता है 40, 50 का 80% दिमाग में निकाल सकते हैं। पेपर सी 10 नंबर का है, पेपर सी में आए 60%, 10 का 60% होता है 6। तो टोटल 100 में से कितने नंबर आए, 76, 76%। दिमाग में ही कर सकते थे, अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, करके बताओ, आप करके बताओ। एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड का मूल्यांकन इंटरनल टेस्ट, एक्सटर्नल एग्जाम बेस्ड ऑन इंटरनल टेस्ट 30%, असाइनमेंट 30% और एक्सटर्नल एग्जाम 40%। तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है, उसका जो ग्रेड बनाया जाता है वो 3 बेसिस पे बनाया जाता है। इंटरनल एग्जाम 30%, असाइनमेंट के मार्क्स 30% और एक्सटर्नल एग्जाम 40%। किसी स्टूडेंट के 90% आए इंटरनल टेस्ट में, 95% असाइनमेंट में, 75% एक्सटर्नल एग्जाम में। ओवरऑल ग्रेड बताओ। मैं अलग से लिख के बता देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम और इंटरनल एग्जाम, असाइनमेंट और एक्सटर्नल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम का वेटेज है 30%, असाइनमेंट का भी 30%, एक्सटर्नल एग्जाम का 40%। टोटल 100 आ गया ना। मैंने मान लिया कि इंटरनल एग्जाम 30 नंबर का है, असाइनमेंट 30 नंबर का है और एक्सटर्नल 40 नंबर का है। इंटरनल एग्जाम में 90% नंबर आए, असाइनमेंट में 95% आए, एक्सटर्नल एग्जाम में 75% नंबर आए। तो बताओ टोटल कितने परसेंट आए, नहीं निकाल सकते। 30 नंबर का 90% होता है 27, 30 का 95%, डाटा बहुत आसान है। कितना आ गया, 28.5। 40 का 75% कितना, 30। तो टोटल मिला के क्या आएगा, टोटल एंड में 0.5 आएगा, 0.5 आना चाहिए एंड में, 0.5 यही आंसर है, डी ऑप्शन 85%। कर पाओगे? आप बोलोगे सर अब तो ऐसे सवालों को मैं ओढ़ के करूंगा, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं तक ही छोड़ता हूं मेरे प्यारे भाई। लास्ट क्लास में बच्चों हमने आपको पढ़ाया था डेविएशन, याद है किसी को हमने डेविएशन पढ़ाया था? और आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा रिवर्स डेविएशन, डेविएशन का उल्टा, रिवर्स डेविएशन, रिवर्स डेविएशन। हालांकि यहां पे एलिगेशन भी लग जाता है, जब हम एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो एलिगेशन भी सिखाऊंगा। बट डेविएशन बहुत प्यारा मेथड है, कई सालों में लगता है अलग अलग जगह। रिवर्स डेविएशन, डेविएशन का उल्टा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सभी लोग प्यार से सुनिएगा। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, 2-3 एग्जांपल केयरफुली लिसन करेंगे। जैसे एक आदमी गेहूं खरीदता है और चावल खरीदता है, एक आदमी व्हीट और राइस खरीदता है। व्हीट मतलब गेहूं और राइस मतलब पल्स है भाई। तो मेरे दोस्तों एक आदमी गेहूं भी खरीदता है और राइस चावल भी खरीदता है। तो गेहूं और चावल पे जो खर्चा है वो 7:5 के रेशियो में है। एक आदमी गेहूं और चावल पे जो खर्चा करता है उस खर्चे का अनुपात 7:5 है। गेहूं और चावल पे खर्चे का रेशियो 7:5 है। गेहूं पे खर्च 19% बढ़ जाता है, 19%। कितना बढ़ जाता है गेहूं पे खर्च, 19% बढ़ जाता है, 19%। जबकि ओवरऑल, ओवरऑल जो आपका खर्चा है, ओवरऑल, ओवरऑल खर्चा यानी कि मेरे प्यारे भाई ओवरऑल खर्चा, ओवरऑल खर्चे का मतलब हो गया मेरे दोस्तों गेहूं और चावल दोनों पे टोटल मिलाकर कुल खर्चा आपका बढ़ जाता है 25%। मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं एग्जांपल, 25%। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि चावल का खर्चा कितने परसेंट बढ़ा,
चावल पर खर्चा कितने परसेंट बढ़ा, मेरा सवाल आपसे ये है। उल्टा चीज पूछा गया है। डेविएशन में हमने क्या सिखाया कि ओवरऑल निकालने के लिए हम डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी सवाल में हमको ओवरऑल इफेक्ट दिया हुआ है ऑलरेडी और आपसे कुछ उल्टा पूछा जाए, उसी को हम कहते हैं रिवर्स डेविएशन। एक बार मैं फिर से सवाल रिपीट कर देता हूं कि सवाल क्या है। एक आदमी गेहूं को हिंदी में हम लोग वीट बोलते हैं, इंग्लिश में वीट, और चावल खरीदता है, राइस चावल। एक आदमी गेहूं और चावल खरीदता है, उन पे खर्चा करता है। गेहूं पे और चावल पे खर्चे का अनुपात 7:5 है। आदमी का गेहूं पे वीट पे खर्च 19% बढ़ जाता है, गेहूं 19% महंगे हो गए। आदमी का जो टोटल खर्चा है गेहूं प्लस चावल पे मिलाकर, आदमी का टोटल खर्चा 25% बढ़ जाता है गेहूं और चावल पे मिलाकर। तो मेरा सवाल यह है कि चावल पे खर्चा कितने परसेंट बढ़ा, मेरा सवाल यह है, बताओ। कुछ बच्चे कह रहे 31%। नहीं बेटा, 31% नहीं है, 31% नहीं है, गलत कर रहे हो आप। देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं डेविएशन, ध्यान सुनिएगा बच्चों। मैं अगर आपसे कहूं, देखिए मुझे यह पता है कि आदमी का जो ओवरऑल खर्चा बढ़ा है वो 25% बढ़ा है, यानी कि 25% पे मुझको क्या करना है, खर्चे को बैलेंस करना है। आदमी का जो खर्चा है ओवरऑल कितना बढ़ा है, 25%। तो मुझे सुई की जो घड़ी है, वो जो घड़ी की जो सुई है वो 25% पे लाके टिका देनी है। मैं बच्चों आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा। एक आदमी का गेहूं और चावल पे खर्चा 7:5 के रेशियो में, गेहूं पर चावल पे खर्चा। गेहूं का प्राइस भी 25% बढ़ जाता है, चावल का प्राइस भी 25% बढ़ जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि आप मुझे बताओ कि आपका ओवरऑल खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा। मेरा सवाल यह है, ओवरऑल खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा। हमारा सवाल आप लोगों से यह है, जवाब दीजिएगा, बताओ। आप जब घर में, जब रसोई में सामान खरीद के लाते हो, रसोई में, तो रसोई में गेहूं भी खरीद के लाते हो, चावल भी खरीद के लाते हो, तेल भी खरीद के लाते हो, सर्फ भी लाते हो, साबुन भी लाते हो, दाल भी लाते हो, ठीक है ना, राजमा भी लाते हो, सब्जियां भी लाते हो, हर चीज खरीद के लाते हो। हर चीज पे अलग अलग खर्चा होता है आदमी का। हर वस्तु पे खर्चा 25% बढ़ गया, हर वस्तु की कीमत 25% बढ़ गई। गेहूं भी 25% महंगा हो गया, चावल भी 25% महंगा हो गया। तो आपके पापा घर पे आके क्या कहेंगे आपकी मम्मी से, अरे भगवान आज तो महंगाई 25% बढ़ गई, महंगाई भी 25% बढ़ गई। अगर हर चीज 25% महंगी हो जाए, हर चीज का दाम 25% बढ़ जाए, तो आपके पापा घर पे आके क्या कहेंगे, यार किचन का सारा सामान, किचन की महंगाई, महंगाई मतलब टोटल खर्चा 25% बढ़ गया। तो मेरे प्यारे भाई, गेहूं का खर्च 25% बढ़ गया, चावल पे 25% बढ़ गया, तो आपका ओवरऑल खर्चा भी 25% ही बढ़ेगा। ये बात क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब यहां पर मेरे दोस्तों क्या दिया हुआ है, यहां पर ये दिया हुआ है कि चिंता मत करो, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए। आसान नहीं समझना, लेकिन एक बार समझ आएगा तो मजाक बना दोगे। ओवरऑल खर्चा 25% बढ़ा, एक आदमी कितना खर्चा बढ़ा, ओवरऑल 25%, ठीक है भाई। 25% खर्चा तभी बढ़ेगा जब गेहूं पे खर्च भी 25% बढ़े और चावल पे खर्च भी 25% बढ़े। आदमी का ओवरऑल खर्चा 25% कब बढ़ेगा, ओवरऑल 25% खर्चा कब बढ़ेगा, जब गेहूं पे खर्च भी 25% बढ़े और चावल पे खर्च भी 25% बढ़े, तभी तो 25% बढ़ेगा। गेहूं पे खर्च भी 25% बढ़े, चावल पर भी 25% बढ़े, तो ओवरऑल खर्च भी 25% बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं। गेहूं पे खर्च बढ़ा है 19%, गेहूं पे खर्च बढ़ना चाहिए था 25%, बढ़ा है 19%। 25 से 19 कितना कम है, 6% कम है। गेहूं पे खर्चा 6% कम बढ़ा है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से भी। ओवरऑल महंगाई बढ़नी कितनी चाहिए थी, महंगाई बढ़नी चाहिए थी 25%, तो गेहूं लेकिन 19% ही बढ़ा। गेहूं का प्राइस 25 से 19 कितना कम, 6% कम बढ़ा है। तो गेहूं का प्राइस 7 रुपए का 6%, सचिन 42। गेहूं का प्राइस 7 रुपए का 6%, सचिन 42% कम बढ़ा है। गेहूं का प्राइस 42% कम बढ़ा है। तो बैलेंस करने के लिए चावल का प्राइस 42% एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। गेहूं का प्राइस अगर 7 रुपए का 6%, 42% कम बढ़ा है, तो बैलेंस करने के लिए चावल का प्राइस 42% एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, जिससे कि ओवरऑल ये +42 -42 कट जाए, ओवरऑल आपकी कहानी 25% पे बैलेंस हो जाए। होता क्या है, सरकार ने ठान लिया कि हमें टोटल महंगाई 25% बढ़ानी। सरकार ने ठान लिया, सरकार की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई, उसमें ठान लिया कि हमें टोटल महंगाई को 25% बढ़ाना है। तो हर वस्तु का दाम 25% नहीं बढ़ाएगी, किसी का 25% से कम बढ़ाएगी, किसी का 25% से ज्यादा बढ़ाएगी, किसी का कम बढ़ाएगी, किसी का ज्यादा बढ़ाएगी। लेकिन ओवरऑल जो आएगा मेरे दोस्तों, ओवरऑल जो आएगा इनको जोड़ के वो 0 आएगा। ओवरऑल जो कहानी होगी वो यहीं पे बैलेंस होगी आके। भाई हमें खर्चा बढ़ाना है ओवरऑल 25%, तो ये भी 25 बढ़ना चाहिए, ये भी 25 बढ़ना चाहिए, लेकिन ये 19% ही बढ़ा के 6% कम, 25 से 19 एवरेज से ओवरऑल से कंपेयर करते 6% कम बढ़ा है। गेहूं का खर्चा 7 रुपए का 6% कम बढ़ा है, तो भाई गेहूं पे खर्चा जो कम बढ़ा है उसको चावल पे ज्यादा कर लेते, जितना गेहूं पे खर्चा कम बढ़ा उतना चावल पे एक्स्ट्रा कर लेते हैं, रहेगा ओवरऑल 25% ही। भाई गेहूं 6 रुपए कम बढ़े, चावल 6 रुपए ज्यादा महंगे कर लेते हैं, आ जाओगे 25 पे ही। इसको हम बोलते हैं डेविएशन। तो गेहूं पे खर्चा 42% कम बढ़ा है, तो यहाँ 42% एक्स्ट्रा कर देते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन कितने के समान पर, हमें चावल का प्राइस निकालना है ना, चावल का प्राइस कितने परसेंट बढ़ेगा, जो भी हमको निकालना होता है वो होता है बेस वैल्यू, उसी से भाग करना होता है। चावल कितने रुपए का, 5 रुपए का। चावल कितने का खरीद रहे हो, 5 रुपए का, तो 42% बटे 5। ओवरऑल निकालना है तो ओवरऑल से डिवाइड करते हैं, चावल का खर्चा निकालना है तो चावल के खर्चे से डिवाइड करेंगे, जो भी आपको निकालना होता है उसी को बेस मान के हम लोग डिवाइड करते हैं। 5 से 42 कितना जाएगा, तो 5 8 40, 5 चौक 20। बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा आपको, मुझे पता है, लेकिन रोने की जरूरत नहीं कमेंट में, मुर्दे की तरह बैठे रहो, मुर्दे की तरह चुपचाप कुछ मत बोलो। 25 में 8 जोड़ेंगे 33.4%, तो चावल पे खर्च 33.4% बढ़ेगा और ये सवाल का आंसर होगा। चावल पे खर्च 33.4% बढ़ेगा, 7 रुपए का 6%, 7 6 42, 42%। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इस 7 की 6 में गुणा हुई है। गेहूं कितने का खरीद रहे थे, 7 रुपए का, तो 7 रुपए का 6% कितना आएगा, 7 6 42, 42%। 42% कम बढ़ा है तो एक्स्ट्रा कर देंगे, कितने के समान पर, 5 रुपए के समान पर, तो बटे 5। ये होता है रिवर्स डेविएशन, ठीक है ना, ये होता है रिवर्स डेविएशन मेरे प्यारे भाई, रिवर्स डेविएशन। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा,
ये तो मैंने आपको समझाया रिवर्स डेविएशन। मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा कि ये ऐसा हुआ क्यों। ठीक है ना, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। जिन बच्चों ने डेविएशन की पिछली क्लास देखी है वो ही समझ पाएंगे, जिन्होंने पिछली क्लास को मिस किया है उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ऐसे लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, सबमिट क्यों गए इतनी जल्दी? चलो अच्छा यहां पे आना, सॉरी। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये डेविएशन होगा, अगर मैं वेटेड एवरेज से करना हूं, वेटेड एवरेज से बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे? वेटेड एवरेज से करना हो या बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे? सुनो मेरे प्यारे भाई, देखो जैसे आपके पापा गेहूं पर 7 रुपए खर्च करते हैं, चावल पर 5 रुपए खर्च करते हैं। आपके पापा गेहूं पर 7 रुपए खर्च करते हैं, चावल पर 5 रुपए खर्च करते हैं। तो आपके पापा टोटल कितना खर्च करते हैं गेहूं और चावल पे? 12 रुपए। गेहूं और चावल पे आपके पापा टोटल कितना खर्च करते हैं? 7 और 5 12 रुपए। गेहूं पे 7 रुपए, चावल पे 12 रुपए, टोटल चावल पे 5 रुपए, टोटल 12 रुपए खर्च करते हैं। गेहूं का प्राइस 19% बढ़ गया, गेहूं 19% महंगा हो गया, ओवरऑल आपका खर्चा 25% बढ़ गया। तो आपसे पूछा चावल का प्राइस, चावल का खर्चा कितने परसेंट बढ़ा? तो आपके पापा टोटल 12 रुपए खर्च करते हैं, टोटल प्राइस बढ़ गया 25%। तो आप मुझे बताओ 12 रुपए का 25% कितना होता है? 3 रुपए। 12 का 25% कितना होता है मेरे दोस्तों? 3। तो टोटल खर्चा आपका 3 रुपए बढ़ा, 3 रुपए। गेहूं पर खर्चा कितना बढ़ा? टोटल खर्चा बढ़ा आपका 3 रुपए। ये बात समझ में आ रही है? अगर चावल गेहूं पे 7 रुपए खर्चा, चावल 5 रुपए, तो टोटल कितना खर्चा कर रहा है? 12। टोटल खर्चा 25% बढ़ गया, 12 का 25% 3 रुपए। आप मुझे बताओ गेहूं पर खर्चा कितना बढ़ा? गेहूं पर जवाब दो, गेहूं पर खर्चा कितना बढ़ा? गेहूं पर 19%। गेहूं आप खरीदते हो 7 रुपए का, 7 रुपए का गेहूं खरीदते हो, तो 7 रुपए का 19%, 7 रुपए का 19% कितना होता है? 19 7 133, 1.33। गेहूं पर खर्चा बढ़ गया 1.33। आप खुद कहो, आपके पापा कह रहे हैं भाई टोटल सामान 3 रुपए महंगा हो गया, गेहूं 1.33 महंगा हुआ, तो आप मुझे बताओ चावल कितना महंगा हुआ है? चावल पर खर्चा कितना बढ़ा? टोटल खर्चा बढ़ा 3 रुपए, गेहूं पर खर्चा बढ़ा 1.33 रुपए, 7 रुपए का 19%। तो गेहूं चावल पर खर्चा कितना बढ़ा? माइनस करेंगे, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा भाई? जब 3 में से इसको घटाओगे तो आएगा 1.67। यानी चावल पे खर्च 1.67 रुपए बढ़ा। चावल पे खर्च कितना बढ़ा? 1.67 रुपए चावल पे खर्च बढ़ा। कितने रुपए पर? पहले चावल आप 5 रुपए का खरीद रहे थे, 5 रुपए पर, 5 रुपए चावल का खर्चा था पहले, अब चावल पे खर्चा 1.67 रुपीस बढ़ गया। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। 5 से जब मैं 100 को काटूंगा 20 बार तो चला जाएगा मेरे दोस्तों, ये आपका 1.67 के 20 में गुणा होगी 33.4%, और ये वही आंसर आ गया। ये होता है वेटेड एवरेज। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। एक बात बताओ, आपको आंसर निकालना था परसेंटेज में, जब आपको आंसर परसेंटेज में ही निकालना है तो फिर इस बात को आपको रुपीस में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या? आप इसको परसेंटेज में रहने दो, आप इसको परसेंटेज में रहने दो, ये जरूरत क्या है मेरे दोस्तों आपको इसमें कन्वर्ट करने की? परसेंटेज में रहने दो। आप एक बात बताओ, गेहूं प्लस चावल कितने का खरीद रहे हो? 7 रुपए का गेहूं, 5 रुपए का चावल, टोटल आप 12 रुपए। 12 रुपए का 25% कितना होता है? 300% आपका खर्चा बढ़ गया। 12 गुणा 25 300%, 12 गुणा 25 300%। गेहूं पे खर्च कितना बढ़ा? गेहूं पे खर्च बढ़ा 7 गुणा 19, 7 रुपए का 19% हो गया 133, 19 7 133। टोटल खर्चा बढ़ना चाहिए 300, गेहूं पे बढ़ा 133, तो चावल पे कितना कितना बढ़ा होगा? 300 में से 133 माइनस कर देंगे 167%। तो भाई चावल पे खर्च बढ़ा होगा 167, 133 और 167 जोड़ के 300 आएगा। 167% चावल पे खर्चा बढ़ा कितने के समान पर? 5 रुपए के समान पर, बटे 5। चावल है कितने का? 5 रुपए का, बटे 5। 167 को 5 से भाग करेंगे 33.4% आएगा। ये है बेटा, ये हो गया वेटेड एवरेज मेरे दोस्तों। बिल्कुल प्रज्वल, यही किया है हमने। ठीक है जी, क्लियर है? बोलो बात एकदम क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं आपसे, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ठीक है ना, एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। अब स्टूडेंट की संख्या का जो रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक स्कूल क्लास में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। अब बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो मेरे दोस्तों यहां पर 8:13। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना बेटे? 8:13 कर लेते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर 8:13। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:13 है। ठीक है बच्चों, ओके। लड़कियों का औसत वजन है 56 पर केजी, लड़कियों का औसत वजन है 56 केजी पर गर्ल। औसत वजन की बात कर रहा हूं। औसत वजन कैसे निकालते हैं? एवरेज वेट। भाई जैसे आपको लड़कियों का औसत वजन निकालना है, सारी लड़कियों को इकट्ठा करो एक साथ, सारी लड़कियों को तराजू में रख के सबका टोटल वजन जोड़ लो, टोटल वजन, और से भाग कर दो स्टूडेंट की संख्या से, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। ये तो होता है। जैसे आपके पास 5 लड़के हैं, 5 लड़कों का औसत वजन निकालना है, सभी 5 का टोटल वजन निकालो और 5 से भाग दे दो। यानी कि औसत वजन जो होता है वो विद्यार्थी की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। बटे में क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेस वैल्यू का रेशियो है। लड़कियों का औसत वजन है 56 केजी, ठीक है ना, लड़कियों का औसत वजन कितना है? 56 केजी, 56 केजी। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। जबकि पूरी क्लास का यानी कि सारे स्टूडेंट का, बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट है मेरे प्यारे, बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट है कितना मान लेते हैं? बॉयज और गर्ल्स का एवरेज वेट 68 केजी। तो मेरा सवाल है बॉयज का औसत वजन क्या होगा? ये सवाल बताएं। एक क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 8:13 है। लड़कियों का औसत वजन 56 किलो है, पूरी क्लास का यानी कि सभी बॉयज और गर्ल्स का एक साथ मिलाकर औसत वजन 68 केजी है। सवाल यह है लड़कों का औसत वजन क्या होगा? बॉयज का औसत वजन कितना होगा? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, अगर पूरी क्लास का औसत वजन 68 केजी है, पूरी क्लास का औसत वजन 68 केजी कब आएगा? जब लड़कियों का भी 68 केजी हो और लड़कों का भी 68 केजी हो, तभी तो आएगा। भाई पूरी क्लास का औसत वजन तो 68 तभी आ सकता है जब लड़कियों का भी 68 हो और लड़कों का भी 68 हो। लेकिन लड़कियों का वजन तो 56 केजी है, 68 से 56 कितना कम? 12 केजी कम है। लड़कियों का वजन तो 12 केजी कम है, हर लड़की का वजन 12 किलो कम है। लड़कियां हैं कितनी? 13। तो 13 लड़की में से हर लड़की का वजन 12 किलो कम है।
तो 13 गुणा 12, हर लड़की का औसत वजन, मतलब हर लड़की का वजन 12 किलो कम है, लड़कियां 13, तो 13 लड़कियों का कितना कम हो जाएगा, 13 गुणा 12, ये लड़कियों का वजन इतना कम हो गया, तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 13 गुणा 12 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, यहां जितना कम है वहां उतना ज्यादा करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मेरे प्यारे में। कितने लड़कों में, लड़के हैं कितने हमारे, 8 लड़के हैं, 8 लड़कों में बटे 8, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, आएगा 39/2, 39/2 हो गया 19.5। अब 68 में अगर मैं 20 जोड़ता हूं तो 88 होता है, 88 से कम आएगा 87.5, 87.5 केजी बॉयज का औसत वजन है, 87.5 केजी, खत्म बात। दो एग्जांपल मैंने आपको देने की कोशिश करी, दो एग्जांपल, एक ये और एक ये, ठीक है ना, कम से कम अब आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है जी। नहीं अनीश, हमको कहानी 68 केजी पे, पूरी क्लास का औसत वजन 68 केजी है, इस पर लाके बैलेंस करनी है, ये 68 केजी, ये लाइन पे बैलेंस करनी है। लड़कियों का वजन जितना कम है, लड़कियों का वजन कितना कम है, 13 गुणा 12, हमें बॉयज का उतना ही एक्स्ट्रा करना होगा, ठीक है जी। यही बेसिक है पंकज जी, पिछली क्लास को जाके पढ़ो, डेविएशन का बेसिक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, रिवर्स डेविएशन है, पिछली क्लास जाके पढ़ो। दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, ठीक है ना, मैंने उसके पीछे का कारण भी समझाया है क्यों होता है। गर्ल्स का एवरेज वेट तो ऑलरेडी दिया हुआ है श्रेय, तो निकालेंगे क्यों, जो चीज ऑलरेडी दी हुई है उसको निकालेंगे क्यों। चलिए अब इस पे बेस सवाल करते हैं, सवाल नंबर 58। चलिए जितना ज्यादा हम सवाल प्रैक्टिस करेंगे, बिना पढ़े क्लास में बिल्कुल मत आया करो, बिना पढ़े, मेरे साथ वही बच्चा टिक सकता है जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़े कम से कम। किसी एग्जाम में विद्यालय एक्स से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र फेल हुए, उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालय से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% पास हुए हैं, तो विद्यालय वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल, देखते ही जो बालक समझदार है वो देखते ही समझ जाएगा कि ये रिवर्स डेविएशन का सवाल है। कैसे, दो स्कूल है एक्स और वाई, दो स्कूल है एक्स और वाई, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, दो स्कूल हैं, स्कूल के नाम है एक्स और वाई। चलिए साल में साफ साफ कहा गया है कि किसी एग्जाम में स्कूल एक्स से एक निश्चित संख्या में स्टूडेंट उपस्थित हुए, स्कूल एक्स में कुछ बच्चे जो एक एग्जाम में बैठे, जितने बच्चे स्कूल एक्स में एग्जाम में बैठे हैं उसमें से 20% स्टूडेंट फेल हो गए। बहुत अच्छी बात, स्कूल एक्स में जितने भी बच्चे एग्जाम देने बैठे हैं उसमें से 20% स्टूडेंट फेल हो गए, स्कूल एक्स में जितने बच्चे पेपर देने गए हैं उसमें से 20% फेल हो गए। आगे देखो, फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट देन दैट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन। स्कूल वाई में स्कूल एक्स की तुलना में 130% ज्यादा स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, स्कूल वाई में स्कूल एक्स के कंपैरिजन में 130% ज्यादा स्टूडेंट ने सेम पेपर दिया है। 130% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 13/10, 130% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 13/10, यानी कि स्कूल एक्स से अगर 10 लड़कों ने पेपर दिया है तो स्कूल वाई में 13 ज्यादा, 23 स्टूडेंट ने पेपर दिया, 23 स्टूडेंट्स ने। ये दूसरी लाइन का मतलब है कि स्कूल एक्स में कुछ लड़कों ने पेपर दिया, कुछ स्टूडेंट्स ने, उसमें से 20% फेल हो गए। स्कूल वाई में स्कूल एक्स उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई में 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए, यानी कि स्कूल एक्स में 100 लड़कों ने पेपर दिया है तो स्कूल वाई में 130 ज्यादा, 100 से 130 ज्यादा कितना होता है, 230 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है। तो एक्स और वाई में जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया उनकी संख्या का रेशियो क्या है, 10:23। स्कूल एक्स से 20% स्टूडेंट फेल हुए। अब देखो, दोनों विद्यालयों से उपस्थित कुल छात्रों में से 90% पास हुए, 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल पास्ट। दोनों स्कूलों में टोटल मिलाकर जितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है ना उसमें 90% पास हुए हैं। तो आपसे यह पूछा गया, बताओ स्कूल वाई से कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं। हमको तो फेल पे ध्यान देना है। दोनों स्कूलों से कुल मिलाकर कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं, दोनों स्कूल एक्स और वाई से कुल मिलाकर टोटल कितने परसेंट फेल हुए हैं। अगर दोनों स्कूल में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% पास हैं, अगर दोनों स्कूल में 90% पास हुए हैं तो बाकी का 10% दोनों स्कूलों में से फेल हुए, यानी कि दोनों स्कूलों में से जितने विद्यार्थी उपस्थित हुए उसमें से 90% पास हैं और बाकी का 10% फेल हैं। तो आपसे यह पूछा गया, बताओ स्कूल वाई में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए। स्कूल वाई में क्या आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, 10% से तो कम ही आएगा आंसर, ये हो ही नहीं सकता। अगर दोनों स्कूल से 10% फेल हुए हैं एक्स और वाई दोनों से मिलाकर, तो 10% यहां भी फेल होना चाहिए था, 10% यहां भी फेल होना चाहिए था, ऐसी तो होगा। अगर ओवरऑल 10% फेल हुए तो 10% यहां भी फेल होने थे, 10% यहां भी फेल होने थे, लेकिन स्कूल एक्स में 20% फेल हुए। 10 से 20% कितना है, 10% ज्यादा। स्कूल एक्स में 10% स्टूडेंट ज्यादा फेल हुए। स्कूल एक्स में 10 स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट का 10% यानी कि 100, 10 2 100, 100% एक्स्ट्रा फेल हुए, तो बैलेंस करने के लिए 100% कम कर देंगे भाई, जितने यहां एक्स्ट्रा फेल हुए उतने यहां कम कर देंगे। कितने विद्यार्थियों पर, स्कूल वाई में 23 विद्यार्थी हैं बटे 23, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक स्टेप में आंसर 23 से भाग देंगे, 100 को 4 बार जाएगा, 23 चौका 92 बचेगा 8 जीरो, और 23 3 69, 10 में से 4.3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5.7। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, 5.7%। खत्म, ये हो गया जी उत्तर। सवाल का डाटा बहुत इजी है तो आप इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो। कितना प्यारा, बेहतरीन, जबरदस्त सवाल है। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप प्रैक्टिस करते करते ही सीख जाओगे। ये देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, किसी विषय के, ये सारे प्री के सवाल है, मेंस का इनमें एक भी नहीं है। किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और बाकी प्रोजेक्ट के लिए जो है एलोकेट किए जाते हैं। आपको एग्जाम दोगे 180 नंबर का, तो उसमें थ्योरी भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है भाई। थ्योरी के 75% मार्क्स लगेंगे और प्रैक्टिकल के 25% मार्क्स लगेंगे।
ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 180 नंबर का कोई पेपर देते हैं तो 180 में से 75% मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी और बाकी प्रोजेक्ट आएगा। यानी कि थ्योरी और प्रोजेक्ट के टोटल मार्क्स किस रेशियो में है? थ्योरी और प्रोजेक्ट के टोटल मार्क्स किस रेशियो में है बताओ भाई। 180 नंबर का पेपर दोगे तो थ्योरी का वेटेज है 75% और बाकी का 25% प्रोजेक्ट का है। तो थ्योरी और प्रोजेक्ट के मार्क्स का जो रेशियो है वो 3:1 है, थ्योरी प्रोजेक्ट के टोटल मार्क्स का। वीना के थ्योरी में 60% नंबर आए, बेचारी वीना है, वीना के थ्योरी में नंबर आए 60%। तो पूछा गया है इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट में कितने अंक लाने चाहिए? अगर उसको कुल 62% नंबर लाने, कुल 62% लाने, कुल का मतलब थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट, कुल का मतलब हो गया भाई थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट दोनों में मिलाकर अगर 62% स्कोर करना है 62%, तो उसे प्रोजेक्ट में कितने परसेंट नंबर लाने पड़ेंगे? ये सवाल है। बन गया रिवर्स डेविएशन का? बन गया कि नहीं बन गया? पढ़ते पढ़ते ही पता लग जाएगा। अगर ओवरऑल 62% नंबर लाने हैं बच्चों, तो थ्योरी में भी 62% होने चाहिए, प्रोजेक्ट में भी 62% ही होने चाहिए। दोनों में 62% आते तो ओवरऑल भी 62% हो जाता, लेकिन थ्योरी में नंबर आए हैं उसके केवल 60%। 62 से 60 कितना कम है? थ्योरी में 2% नंबर कम आए। थ्योरी 3 नंबर की, 3 का 2, 3 दूनी 6, थ्योरी में 6% नंबर कम है। तो बैलेंस करने के लिए 6% एक्स्ट्रा नंबर लाने पड़ेंगे। कितने पर? 1 मार्क्स पर बटा 1। तो 62 जमा 6 हो गया 68। तो प्रोजेक्ट में 68% उसको स्कोर करना पड़ेगा। 64 नहीं आएगा, 65 नहीं आएगा, 68 आएगा। वेरी गुड। लड़कियों का आंसर आ रहा है, लड़के तो गधे हैं बेटा, लड़कों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो बस की नहीं लड़कों की। तो एक और सवाल है सही, बताएं। आईसीआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का सारे सवाल रिवर्स डेविएशन के। मैं सवाल को बहुत सीक्वेंस में बांट के रखता हूं, डिवाइड करके, जितना सीक्वेंस और टाइप वाइज मैं पढ़ाता हूं कोई नहीं पढ़ाता। चलिए, एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 खेलों में से एक क्रिकेट टीम उनमें से 80% जीतना चाहती है। एक क्रिकेट की टीम है, उसका टारगेट है कि हम एक साल में 240 मैच खेलेंगे और 240 में से 80% मैच हमको जीतने हैं। ठीक है, पहले से खेले गए 65% खेलों में से सफलता की दर 75% है। जितने गेम होने हैं उनमें 65% खेल खेले जा चुके हैं और 65% में जो सक्सेस रेट है वो 75% है। अभी तक 65% खेल खेले गए और में से 75% वो टीम जीती है। शेष खेलों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सफलता दर क्या होनी चाहिए? बचे मैचों में से क्या उसका टारगेट होना चाहिए, क्या उसका सक्सेस रेट होना चाहिए जिससे कि वो अपने टारगेट पर पहुंच पाए? देखो, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्तों हमको तो बेस वैल्यू की जरूरत होती है। केवल एक मैच का टारगेट है, एक टीम का टारगेट है कि हमें 80% मैच जीतने हैं। पहले से खेले गए 65% खेलों में से 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5% 1/20, 65% 13/20। जैसे एक टीम ने टोटल 20 मैच खेले, अभी एक जो है टीम ने टोटल 20 मैच खेलने साल में 20 मैच, 20 मैच में से 20 का 65% कितना होता है? 13। 13 मैचों में से 75% मैच वो टीम जीतती आई है। 13 मैचों में से सक्सेस रेट कितना है? 75%। तो बाकी खेल कितने बचे? हमने टोटल को 20 मान लिया, 20 में से 13 खेल चुकी है तो बचे 7, 13 7 20। इन बाकी बचे 7 मैचों में क्या सक्सेस रेट होना चाहिए? कितने परसेंट जीतना चाहिए मैच? बाकी 7 मैचों में से कितने परसेंट टीम को जीतना चाहिए जिससे कि टीम का टारगेट ओवरऑल 80% मैच जीतने का, सारे गेम्स में 80% मैच जीतने का पूरा हो सके? सवाल बन गया, रिवर्स डेविएशन का बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बन तो गया, बताओ। पढ़ते पढ़ते पता चलेगा। अगर ओवरऑल 80% मैच जीतने तो यहां भी 80 जीतने चाहिए थे, अब भी 80 जीतने चाहिए थे। पहले भी 80% जीतने चाहिए थे, अब भी 80% जीतने पड़ेंगे। लेकिन पहले तो 75% ही जीते हैं। 80 से 75 कितना कम है? 5% कम है। हमेशा ओवरऑल से कंपेयर करते हैं तो 13 मैचों का 5% कम जीते हैं। तो भाई जितना पहले मैच कम जीते हैं वो आगे की भरपाई करने के लिए एक्स्ट्रा जीतना पड़ेगा। 13 पंजे 65% कम जीते हैं तो अब यहाँ एक्स्ट्रा जीतना पड़ेगा मेरे दोस्तों। कितने खेलों में? 7 खेलों में। अब कितने खेल बाकी हैं? 7/7। तो 7 नाम 63 बचेगा, 2 0 7 21। तो अप्रॉक्स 89 पॉइंट समथिंग जाएगा, 89.3 डी ऑप्शन आंसर है। 89.3% मैच जीतने पड़ेंगे बाकी बचे मैचों में से। है कि नहीं सवाल? कितने आसान। देखो सेम ही टाइप है, मैं टाइप को चेंज नहीं किया, ये सेम टाइप है, लेकिन मैं हर टाइप की लैंग्वेज अलग ले रहा हूं। क्यों? जिससे कि आपकी खोपड़ी खुले। पेपर में एक लैंग्वेज 2 या 3 बार आती है, फिर एग्जाम नई लैंग्वेज तैयार करता है। कंसेप्ट वही है लेकिन परिभाषा लैंग्वेज बदल देता है, और लैंग्वेज बदलने से बालक खेल जाते हैं। तो मेरा मकसद आपको इतना सोचवाना है कि आपकी सवालों को पढ़ते पढ़ते स्किल मजबूत हो जाए। चलिए ये बताओ मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 61 करो। एक और सवाल बनाएं। ये बैंकिंग के पेपर का सवाल है 2016 का, बैंकिंग का। बनाओ। एक कंपनी के कर्मचारियों का 40% पुरुष है। अच्छा जी, एक कंपनी में कर्मचारी हैं उसमें 40% मेल है, तो बाकी क्या है फिर? फीमेल है। एक कंपनी में हमारे कुछ कर्मचारी हैं उसमें 40% मेल है। एक बार बताओ, अगर 40% मेल है तो बाकी की 60% फीमेल है। 100 में से 40 घटाओ, फीमेल है 60। तो मेल और फीमेल की संख्या का रेशो कितना है? 20 दूनी 40, 20 3 60, 2:3। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सोच सकते हैं, तो 2:3 मेल फीमेल की संख्या का रेशियो है। अब सुनो, सारा खेल लैंग्वेज का है, सॉल्यूशन गधा भी कर लेगा, सारा खेल सवाल की लैंग्वेज समझने का है। मेल फीमेल का रेशियो कंपनी में 2:3 है। 75% पुरुष 38,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक कमाते हैं। 75% पुरुष ऐसे हैं जो 38,000 रुपए सालाना से ज्यादा कमाते हैं। कंपनी के 48% कर्मचारी 38,000 रुपीज से ज्यादा कमाते हैं। कंपनी के 48% कर्मचारी। ठीक, सवाल में पूछा यह गया है, सवाल में कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं का कितना अंश ऐसा है जो या तो 38,000 रुपए के बराबर कमाते हैं या उससे कम कमाते हैं? कितनी फ्रैक्शन महिलाएं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो या तो 38,000 रुपीज के बराबर कमाती हैं या उससे कम कमाती हैं? ये सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक कंपनी में मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 2:3 है। भाई मैं ध्यान देता हूं 38,000 रुपए से
ज्यादा कमाने वाले लोगों पे। चलो ध्यान देते हैं। मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 2:3 है। 75% आदमी ऐसे हैं जो 38,000 रुपए सालाना से ज्यादा कमाते हैं, और पूरी कंपनी में 48% कर्मचारी ऐसे हैं, पूरी कंपनी में मेल प्लस फीमेल मिलाकर, पूरी कंपनी मतलब मेल प्लस फीमेल मिलाकर 48% कर्मचारी ऐसे हैं जो 38,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। तो मेरा सवाल ये बन गया, तो बताओ कितने परसेंट महिलाएं ऐसी हैं जो 38,000 रुपए सालाना से ज्यादा कमाती हैं? कितने परसेंट महिलाएं ऐसी हैं? आप निकाल पाओगे एक सेकंड में? अगर ओवरऑल 48% है तो ये भी 48 होना चाहिए था, ये भी 48% होना चाहिए था। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन 48 से 75 कितना ज्यादा है? 27% ज्यादा है। बोलो, तो दो आदमियों का 27% कितना हो गया? 54। 27 दूनी 54, 54% एक्स्ट्रा है। तो बैलेंस करने के लिए 54% कम कर देते हैं। कितनी औरतों पर मेरे दोस्तों? औरतें हैं कितनी? 3 औरतें हैं बटे 3, तो 54/3 हो गया 18। तो 48 माइनस 18 आएगा 30%। लेकिन 30% महिलाएं ऐसी हैं जो 38,000 रुपीज से ज्यादा कमाती हैं। लेकिन बेटा सवाल में पूछा क्या गया है? सवाल में तो उल्टा पूछा गया है। सवाल में यह पूछा गया कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो या तो 38,000 रुपए के बराबर कमाती हैं या उससे कम कमाती हैं। टोटल 30% महिलाएं ऐसी हैं, 30% जो 38,000 रुपए से ज्यादा कमाती हैं। तो भाई बाकी की 70% महिलाएं कैसी होंगी? 100 में से 30 घटा दो। 100% महिलाओं में से 30% महिलाएं ऐसी हैं जो 38,000 से ज्यादा कमाती हैं। तो बाकी की 70% महिलाएं ऐसी होंगी जो या तो 38,000 रुपए के बराबर कमाएंगी या उससे भी कम कमाएंगी। यानी कि आंसर आ गया 70%, और 70% की फ्रैक्शन वैल्यू है डी ऑप्शन, 7/10 आंसर है डी ऑप्शन, 7/10। ये सवाल है, ये बैंकिंग के पेपर का क्वेश्चन है, बैंकिंग का। हालांकि बैंकिंग में 2-3 सवाल और रखे हैं इसी लैंग्वेज के, पर मैं आपको एक ही करवा रहा हूं। देखो सवाल कितने भी करते रहो, सवालों का कोई अंत नहीं है। मेरा मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी, इतनी वैरायटी आप पढ़ लो कि आपको कुछ भी नया ना लगे, सब आपको पुराना लगे कि यार ये भी करा हुआ, ये भी करा हुआ है। अगला टाइप 62 नंबर मेरे दोस्तों, 62 नंबर। अब प्यार से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले सवाल करवाए ना भाई लोगों, 100 मान के। इस सीट की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले सवाल। ये ऐसा सवाल तो मैं आपको करवा चुका हूं ना। पहले आप ये सवाल पढ़ो, पहले आप ये सवाल पढ़ो बेटा। 30% महिलाएं रेशमा वो आई हैं जो 38,000 रुपए से ज्यादा कमाती हैं। पूछा ये 38,000 रुपए के बराबर या उससे कम कमाने वाली महिलाएं। रेशमा मेरे शब्दों को सुना करो, मैं क्या बोल रहा हूं, केवल बोर्ड पे मत देखा करो। तो 100 में से 30 घटाना पड़ेगा, 70%। 100 में से 30 औरतें 38,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाली हैं, तो बाकी की 70 औरतें 38,000 रुपए के बराबर या उससे कम कमाने वाली हैं। तो ये सवाल तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप बोलोगे हाँ सर ये टाइप तो आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया 100 मान के, लेकिन मैं वहां आपको सिखाया था 100 मान के। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा डेविएशन से। सुनो बच्चों, भाई हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया मैंने आपको? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। इनकम मतलब आय, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, बीच में किसका साइन है? प्लस का। अब जहां प्लस का साइन आएगा वहीं डेविएशन लगेगा, जहां प्लस का साइन आएगा वहीं डेविएशन लगेगा। भाई आपको किन्हीं भी दो वैल्यू में चेंज देगा और आपसे तीसरी वैल्यू में चेंज पूछ लेगा। यही तो है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? जैसे पहली लाइन पढ़ो, एक आदमी अपनी इनकम का 33:1/3% बचत करता है। अब 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3। एक आदमी अपनी इनकम का 1/3 बचत करता है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई आदमी अपनी इनकम का 1/3 बचत कर रहा है, इसका मतलब अगर आदमी की इनकम 3 रुपए है, अगर आदमी की इनकम 3 रुपए है तो 3 में से 1 रुपए की वो बचत कर रहा है। आदमी की इनकम 3 है तो 1 रुपए की वो बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? 2। तो आदमी के खर्चे और उसकी बचत का रेशियो 2:1 है। ये सवाल में दिया हुआ, मैं नहीं कह रहा, इस सवाल में दिया हुआ है। आदमी की बचत, आदमी के खर्चे और उसकी सेविंग का रेशियो 2:1 है। इन एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो 2:1 है। बोला है आदमी की बचत 22% बढ़ जाती है, आदमी की सेविंग 22% बढ़ जाती है, 22%। खर्चा 10% बढ़ जाता है, आदमी का खर्चा 10% बढ़ जाता है। तो पूछा गया उसकी इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? इनकम का मतलब क्या हुआ? इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? डेविएशन का सवाल बन गया कि नहीं बन गया? बताओ, डेविएशन का सवाल बन गया कि नहीं बन गया? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है 2:1। खर्चा 10% बढ़ गया, बचत 22% बढ़ गई। इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। भाई इन दोनों में टोटल मिलाकर खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम। खर्चा प्लस बचत कितने परसेंट बढ़ गया, यही पूछा गया। हो गया कि नहीं? डाटा बहुत आसान है, मैं डेविएशन भी लगा सकता हूं, मैं वेटेड एवरेज भी लगा सकता हूं। इच्छा मेरी है। खर्चा कितना बढ़ा? 2 रुपए का 10%, 20। बचत कितनी बढ़ी? 1 रुपए का 22%, 22। 20 और 22 42, 42%। आउट ऑफ टोटल इनकम है कितनी? इनकम मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है 3, 2 1 3, 42/3 आ गया, 14%। आंसर बी ऑप्शन। एक सेकंड में, डाटा बहुत आसान है तो वेटेड एवरेज से तुरंत हो गया, डेविएशन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही। एक सवाल और देखो, बहुत मजा आएगा भाई आपको, हमारे तरीके से सवाल करोगे, ओढ़ ओढ़ के होगा। सीमा की बचत उसकी खर्चे का 16% के बराबर है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। सीमा की बचत उसके खर्च का 16% है, बटे 25 आ रहा है ना। बचत खर्च का 16% है, ये एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। सीमा की बचत उसके खर्च का 16% है, 4% 1/25, 16% 4/25। बचत उसके खर्च का, यानी कि खर्च अगर 25 रुपए है, सीमा का खर्च अगर 25 है, तो उसकी बचत 4 रुपए है। ये एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो है। बोला है उसकी इनकम 35% बढ़ जाती है, खर्चा 36% बढ़ जाता है। सीमा का खर्चा 36% बढ़ जाता है, उसकी इनकम 35% बढ़ जाती है। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्चा प्लस बचत, यही तो होता है इनकम। तो इनकम 35% बढ़ गई। इनकम का मतलब इन दोनों का योग। कई बार बता चुका हूं कि अगर बीच में प्लस का साइन आएगा तो इसका मतलब डेविएशन है।
खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम 35% बढ़ गया, खर्चा 36% बढ़ गया। पूछा है बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी बचत। एक तो तरीका था 100 मान के कैसे करना, वो तरीका मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब तो भैया यहां पे मैं आपको डेविएशन से सिखा रहा हूं, रिवर्स डेविएशन लगेगा। रिवर्स डेविएशन, अगर ओवरऑल इनकम 35%, अगर इनकम 35% बढ़ी है तो खर्चा भी 35% बढ़ना चाहिए था, बचत भी 35% बढ़नी चाहिए थी। लेकिन खर्चा बढ़ा है 36। 35 से 36 कितना ज्यादा है, 1% ज्यादा है। तो खर्चा 25 रुपए का 1%, खर्चा 25 रुपए का 1% एक्स्ट्रा बढ़ा है 25%, तो बचत 25% कम कर देते हैं। खर्चा 25% ज्यादा बढ़ा है, बचत 25% कम कर देते हैं। कितनी पर बचत, बचत है कितनी, 4 रुपए पर बटे 4। 25/4 क्या होता है, 25/4 होता है 6.25। तो 35 में से 6.25 घटाओगे तो कितना आएगा, 28.75। सी ऑप्शन आंसर है 28.75%। हाँ जी शिव नारायण, हो गया। दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर निकाल के आपको दे दे, ये बताओ, करिए। एक और सवाल 64वां, बताएं, फटाफट करो, फटाफट फटाफट करो सब। आया, गीता की बचत उसके खर्च का 28% है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 4/25। गीता की बचत उसके खर्च का 28% है, खर्च बेस है। साल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ा करो, वो रिवर्स डेविएशन बेटा। गीता की बचत उसके खर्च का 28% है, यानी कि खर्च अगर 25 रुपए, सॉरी 4%, 7/25 आएगा। 4% 1/25, 28% 7/25। बचत उसके खर्च का 28%, यानी कि खर्च अगर 25 रुपए है तो उसकी बचत 7 रुपए। ये एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है। बोला उसका खर्चा 17.4% बढ़ जाता है, खर्चा 17.4% बढ़ गया, बचत 5% कम होगी, बचत 5% कम हो जाती है। तो पूछा इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आय कितना परसेंट बढ़ेगी, आय। सिंपल सा सवाल है, ओवरऑल आपसे पूछा है, ओवरऑल नहीं निकाल सकते, डेविएशन से भी हो जाएगा, वेटेड एवरेज से, दोनों ही आसान है। भाई खर्चा कितना बढ़ा, खर्चा बढ़ा 25 का 17.4%, तो 25 की 17.4 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 25 की जब मैं 17 में गुणा करूंगा 250 और 175, 425। 25 की 17 में गुणा करूंगा 425, 25 की 0.4 में गुणा करूंगा 100, दशमलव लगेगा 10 हो जाएगा, 435। 25 की 17.4 में गुणा करूंगा 435%। बचत कितनी घटी भी, 7 रुपए का 5%, 7×5 = 35। यानी कि ओवरऑल आपका बढ़ा 400%। कितना बढ़ा ओवरऑल, 400%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितने के समान पर, इनकम कितनी है 25 7 32/32, 4 8 32, 100/8 कितना आ जाएगा, 100/8 हो जाएगा 12.5। डी ऑप्शन आंसर है। 100 को 8 से भाग देंगे 12.5%, बात समाप्त, कुछ भी नहीं है सवाल में। मोनिका समझ में आया, ठीक है जी। यहां ओवरऑल पूछी गई है, जब ओवरऑल पूछा जाएगा डेविएशन लगा देंगे। रिवर्स डेविएशन तभी लगेगा जब रिवर्स चीज पूछी हो। इस साल में रिवर्स उल्टी चीज पूछी थी तो रिवर्स डेविएशन लगेगा विपुल। मेथड को पढ़ो ढंग से कि कौन सी चीज कहां लगेगी, रटो मत उसको। ये बताइएगा, एक और सवाल आपके सामने, बताओ एक और सवाल 65 नंबर। राधा की बचत उसके खर्च के 28% के बराबर है। फिर से 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25। राधा की बचत खर्च का 28% है, यानी कि एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो आ जाएगा। राधा का खर्चा अगर 25 है तो उसकी बचत कितनी है, 7। बचत जो है वो खर्चे का 28% है, खर्चा अगर 25 है तो बचत है 7। बोले राधा की इनकम में 5% की कमी होती है। इनकम, इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्चा प्लस बचत 5% कम हो जाता है, 5% कम। इनकम 5% कम हो जाती है, खर्चा 2% बढ़ जाता है। खर्चा कितना बढ़ जाता है, 2%। तो पूछा बचत में कितनी कमी आएगी, बचत में कितने परसेंट की कमी आएगी, ऑप्शन आपके सामने, जवाब दो। एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो पता है, उसकी इनकम 5% कम हो जाती है, इनकम 5%, खर्चा 2% बढ़ जाता है, बचत में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो यहां पे उल्टा चीज पूछा गया, उल्टा, तो यहां लगेगा रिवर्स डेविएशन मेथड, रिवर्स डेविएशन मेथड लगेगा। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। चलो, अगर इनकम 5% कम हुई है, अगर इनकम 5% कम हुई है तो खर्चा भी 5% कम होना चाहिए था, बचत भी 5% कम होनी चाहिए थी। अगर एक आदमी की आय 5% कम हुई है तो खर्चा भी 5% कम होना चाहिए, बचत भी 5% कम होनी चाहिए। लेकिन खर्चा 2% बढ़ा है, खर्चा 2% बढ़ गया। भाई खर्चा 5% कम होने की बजाय 2% बढ़ गया। अब -5 से 2 कितना ज्यादा, -5 से कंपेयर करेंगे +2 को कितना ज्यादा, 7%। खर्चा 5% कम होना चाहिए था, लेकिन खर्चा 2% बढ़ गया। -5 से 2 कितना ज्यादा है, 7%। यानी कि खर्चा 25 रुपए का 7% बढ़ गया, खर्चा 25 रुपए का 7%। तो बैलेंस करने के लिए कम कर देंगे, 25 रुपए का 7% कम कर देंगे बैलेंस करने के लिए। कितने रुपए की, इतनी सेविंग्स पर, 7 की सेविंग पर बटे 7। 7 से 7 कट जाएगा, -5 और -25 आएगा -31। माइनस साइन केवल ये बता रहा है कि डिक्रीज होगी, बचत 30% कम हो जाएगी, माइनस आया है। बी ऑप्शन आंसर है 30%। 30। ओके, अगला सवाल करो बच्चों, एक और क्वेश्चन। अरे भैया एवरेज ओवरऑल से कंपेयर करते हैं। इनकम 5% कम हो गई, खर्चा 2% बढ़ गया। -5 से 2 कितना ज्यादा है, इनकम 5% कम हो गई, खर्चा भी 5% कम होना चाहिए था, लेकिन खर्चा 2% बढ़ गया। -5 से 2 कितना ज्यादा है, 7% ज्यादा नहीं है। 2 में से -5 घटाएंगे 7 नहीं आएगा। -5 से 2 कितना ज्यादा है, 7%। इतना भी नहीं जानते आप लोग, करो सवाल। प्लस माइनस देख के डर जाते हैं। सुरभि की बचत उसके खर्च का 16% है, सुरभि की बचत खर्च का 16% है। 16% मतलब 4/25, यानी कि सुरभि का खर्चा अगर 25 रुपए है तो बचत 4 है। ये एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। सुरभि का खर्चा अगर 25 रुपए है तो सुरभि की बचत 4 है। सुरभि की जो बचत है उसके खर्च का 16% है। सुरभि का खर्चा अगर 25 है तो उसकी बचत 4 है।
उसकी इनकम में 35% की वृद्धि होती है, खर्चे में 38% की वृद्धि होती है। सुरभि का खर्चा 38% बढ़ गया, 38% सुरभि का खर्चा। सुरभि की इनकम कितनी बढ़ी? 35%। इनकम 35% बढ़ गई। तो आपसे पूछा उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, बचत कितने परसेंट बढ़ी? सवाल ये, इनकम 35% बढ़ी है, खर्चा 38% बढ़ा है, पूछा बचत कितने परसेंट बढ़ी। अगर ओवरऑल इनकम 35% बढ़ी है, इनकम 35% बढ़ी है, तो खर्चा भी 35% बढ़ना चाहिए, बचत भी 35% बढ़ना चाहिए। लेकिन खर्चा बढ़ा है 38। 35% से 38% कितना ज्यादा है? ओवरऑल से कंपेयर करते हैं 3%। ओवरऑल आपकी इनकम बढ़ी कितनी है? 35, लेकिन खर्चा 38 बढ़ा है। 35 से 38 कितना ज्यादा है? 3%। तो खर्चा 25 रुपए का 3% एक्स्ट्रा बढ़ा है। खर्चा 25 का 3%, 25 के 75% एक्स्ट्रा बढ़ा है। बैलेंस करने के लिए 75% कम कर देंगे। कितने की? सेविंग्स पर। सेविंग है कितनी? 4 की सेविंग से बटे 4 पर। 4 से 75 काटेंगे तो 18.75 जाएगा। 18 72, 3 बटे 4.75। 75 में से 18.75 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 16.25%। डी ऑप्शन। 16.25% इंक्रीज। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बताओ, इससे आसान तो सवाल नहीं बन सकता कोई आपके लिए। रेशमा -5 + 2 3 करिए। रेशमा -5 से 2 कितना ज्यादा है? बताओ जरा। आपके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा है, एक दिन आपको 2 लाख कर्जा भी निपट गया, 2 लाख रुपए का फायदा भी हो गया, तो कितने बढ़े? ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 67 नंबर। ये बताइए, एक और क्वेश्चन ऐसा ही बहुत प्यारा सवाल है, डेसिमल में। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के समझ आएगा। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कोई भी 2 वैल्यू में चेंज देगा, तीसरी में पूछ लेगा। बस इतना सा टाइप है। क्या बार बताऊं इस बात को? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपको इनका रेशियो दिया हुआ है, पहली लाइन में इनका रेशियो दिया हुआ है, पहली लाइन में। आपको किन्हीं भी 2 वैल्यू में चेंज देगा, किसी भी 2 में, इसमें दे सकता है, ये पूछ लेगा। ठीक है ना? इसमें देगा, ये पूछ लेगा। इसमें देगा, ये पूछ लेगा। किन्हीं भी 2 में चेंज देगा, तीसरा पूछ लेगा। इतना सा टाइप है बस। क्योंकि बाला पढ़ नहीं रहे आसी। घर से पढ़ के आया करो बेटा, घर से पढ़ के मेहनत करो। केवल मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो कि तुम्हारी बस की मेहनत मैं ही करता रहूंगा। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ए अप कट ऑफ 150 पार होगी, 150 पार, और आप ऐसी लल्लू चीजों में उलझे रहोगे तो कट ऑफ भी, नौकरी तो दूर, कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ऐसी हरकतें रहेंगी आप और इतना गिरा हुआ स्तर रहेगा आपका, तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ए अपनी इनकम में से 35% बचत करता है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। ए अपनी इनकम में से, देखो 5% 1/20 होता है, 35% 7/20। अपनी इनकम में से, इनकम कितनी है? 20। अगर मैं इनकम को 20 मान लेता हूं तो इनकम में से 35% बचत कर रहा है। यानी कि अगर इनकम 20 है तो 20 में से 7 रुपए वो बचत कर रहा है, तो बाकी का 20 में से 7 घटाओ, 13 रुपए वो खर्चा कर रहा है। तो क्या दिया? ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, अनुपात दिया है। क्लियर? अब बोला क्या गया है? इनकम में 20.1% की वृद्धि होती है। इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बीच में प्लस आएगा, जहां बीच में प्लस आएगा वहां डेविएशन लगेगा। कई बार बताऊं, सुनते क्यों नहीं हो? जहां बीच में प्लस का साइन आएगा वहां डेविएशन लगेगा, बात खत्म। इसके आगे डाउट आने नहीं चाहिए। जब मैंने आपसे बोल दिया कि जहां बीच में प्लस प्लस आएगा वहां डेविएशन लगेगा, बात खत्म। डाउट आया कहां? क्यों आया? फिर बताओ, क्यों तुम्हारी सड़ी हुई खोपड़ी में डाउट आया? जितना मैं बोलूं केवल उतना सुनो, और उसके आगे और पीछे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम 20.1% बढ़ गई। इनकम का मतलब होता है खर्चा प्लस बचत। 20.1% बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया 25%। खर्चा कितना बढ़ जाता है? 25%। तो पूछा बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? वही तो मैं समझा रहा हूं इतनी देर से, गधा लोग, कि भाई किन्हीं भी 2 में चेंज देगा, आपसे तीसरी में पूछ लेगा, कभी इनमें चेंज देगा, ये पूछ लेगा, कभी इन दोनों में चेंज देगा, ये पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। ठीक, यहां पे उल्टा पूछा गया है, उल्टा। ओवरऑल आपको दिया है और आपसे उल्टा पूछा गया सेविंग में। ओवरऑल आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। जब ओवरऑल आपको दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? रिवर्स डेविएशन मेथड। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक बार बताओ, अगर आदमी की इनकम 20.1% बढ़ी है तो खर्चा भी 20.1% बढ़ना चाहिए था, और बचत भी 20.1% ही बढ़नी चाहिए थी। खर्चा भी 20.1% बढ़ना चाहिए था, बचत भी 20.1% बढ़नी चाहिए थी, लेकिन खर्चा बढ़ा है 25%। 20.1 से 25 कितना ज्यादा है? 4.9%। 4.9% ज्यादा है। 20.1 से 25 कितना ज्यादा है? 4.9% ज्यादा है बच्चों। तो खर्चा 13 रुपए का, खर्चा जो है वो 13 रुपए का 4.9% एक्स्ट्रा बढ़ा है खर्चा। तो खर्चा जितना एक्स्ट्रा बढ़ा है, बचत को उतना ही कम कर देंगे। खर्चा 13 रुपए का 4.9% एक्स्ट्रा बढ़ा है, बैलेंस करने के लिए बचत को उतना ही कम कर देंगे। 13 का 4.9% कम कर देंगे मेरे दोस्तों। कितने रुपए की बचत पर? बचत है कितनी? 7 रुपए बटे 7। 7 सत्ते 49, ये 0.7 बार चला जाएगा। अब 13 की 0.7 में गुणा होगी 91, 9.1। अब 20.1 में से 9.1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा, 11%। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज है, माइनस आ रहा है नेगेटिव तो डिक्रीज है। पर आंसर पॉजिटिव आया तो 11% उसकी बचत बढ़ जाएगी, इंक्रीज आया। बचत कितनी बढ़ गई? 11%। बात समझ। इस सवाल को 100 मान के भी किया जा सकता है। 100 मान के कैसे होगा मैंने आपको बता दिया है, लेकिन 100 मान के करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, इसलिए हमने आपको यह तरीका सुझाया है। इससे कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है और समय बचता है। तो अगर आपको समय बचाना है तो दिमाग ज्यादा लगाना होगा। 100 वाले तरीके में दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो कोल्हू के बैल वाला तरीका, गधों वाला तरीका। 100 मानो, उसमें कोई कंफ्यूजन डाउट है नहीं। इसमें है, लेकिन समय भी तो बच रहा है। जहां इंसान को समय बचाना पड़ेगा वहां बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक और सवाल 68 नंबर, बताएं, करो 68 नंबर। पिछले 2 लेक्चर देखो मोनू। जी
एक आदमी की मंथली इनकम 87,500 है और मंथली खर्चा 50,000 रुपए। अगले साल उसकी इनकम 33% बढ़ जाती है, खर्च 18% बढ़ जाता है, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो देखो, मैं कई बार बता चुका हूं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्सपेंडिचर और सेविंग की जरूरत ही नहीं है। सवाल को सॉल्व करने के लिए तो केवल आपको रेशियो की जरूरत है। एक आदमी की मंथली इनकम 87,500 है इनकम, जबकि आदमी का मंथली खर्चा 50,000 रुपए है। तो आप मुझे यहां से उसकी इनकम और खर्चे का रेशियो नहीं निकाल सकते, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो एक आदमी की इनकम 87,500 है, इनकम इनकम आए एक महीने में 87,500 कमाता है, जिसमें से 50,000 रुपए खर्च करता है। तो बताओ इनकम और खर्चे का रेशियो क्या है? 2 जीरो तो कट ही जाएगा, फिर किससे जाएगा? 125 से। 125 का पहाड़ा मैंने याद करने के लिए बोला है 4 बार। 125 से जाएगा 7 बार। 125 का पहाड़ा याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। यानी कि आदमी का इनकम अगर 7 रुपए है, इनकम 7 है, तो आदमी का खर्चा 4 है, तो बचत कितनी होगी? कोई आदमी 7 रुपए कमाता है जिसमें से 4 रुपए वो खर्चा कर रहा है, तो बचत कितनी होगी? 3 रुपए। आदमी की एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है। तो ये जो फर्जी चीज दी है इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी आपको, इससे आप केवल रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालोगे, समय बचेगा आपका। अगले साल उसकी इनकम 33% बढ़ जाती है। इनकम का मतलब क्या हुआ? इनकम का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बीच में प्लस, जहां प्लस है वहां डेविएशन है। आदमी का खर्चा, सॉरी, आदमी की इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 33% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आदमी का खर्चा 18% बढ़ जाता है, खर्चा 18%। तो पूछा गया कि बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? अभी पिछले वाले नॉर्मल सवालों की तरह बन गया कि नहीं बन गया? बताओ। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर इनकम 33% बढ़ी है तो खर्चा भी 33% बढ़ना चाहिए और बचत भी 33% बढ़नी चाहिए, तो होगा। अगर इनकम 33% बढ़ी है तो खर्चा भी 33 बढ़ना चाहिए, बचत भी 33 बढ़ना चाहिए। खर्चा बढ़ा 18, 33 की बजाय खर्चा 18 बढ़ा, कितना कम है? 15%। 33 से 18 कितना कम है? 33 माइनस 18 15% कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। तो खर्चा 4 रुपए का 15% कम बढ़ा है, 4 का 15%। तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देंगे। 4 का 15 कितना होता है? 15 चौका 60, 60% एक्स्ट्रा कर देंगे। कितनी बचत पर? 3 की बचत पर बटे 3, तो 3 से 60 20 बार चला जाएगा और 33 जमा 20 आ जाएगा 53। इसका मतलब बचत आदमी की 53% बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। अनिकेत कह रहे कैसे पढ़ूं जो मेरे 15 क्वेश्चन तक लग जाएं एसएससी जीडी? 15 क्वेश्चन? अच्छा भैया, इतनी सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं कई बार बता चुका हूं कि पूरा सिलेबस पढ़ लो, कोई टाइप मत छोड़ो, एक बार उसका रिवीजन कर लो, प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लो, बस यहीं पे कहानी निपट जाती है। पर तुम लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, इस टाइप का लास्ट सवाल नंबर आपके सामने 69, जवाब दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन करो। एक और सवाल, सवाल बहुत आसान है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का बनाए। अनविता की इनकम 28,500 है, उसका खर्चा 22,500 है। इनकम 16% बढ़ जाती है, खर्चा 10% बढ़ जाता है, बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? एक सेकंड में निकाल लोगे। मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं, मुझे तो रेशियो लेना है। इनकम 28,500, इनकम खर्चा 22,500, रेशियो लेंगे 2 जीरो कट जाएगा और किससे जाएगा? 5 से। 5 2 7 8 15, और ये भी मेरे दोस्तों 15 से चला जाएगा। 15 कम 15 बचेगा 13, 15 निम्न 135 और 15 बार। यानी कि अगर इनकम 19 रुपए है, इनकम 19 है, इनकम 19 है तो खर्चा 15 है, तो बचत कितनी है? 4 रुपए। ठीक है। अगले साल इनकम 16% बढ़ जाता है, इनकम 16% बढ़ गया, इनकम मतलब खर्चा प्लस बचत 16% बढ़ गया, खर्चा 10% बढ़ गया। खर्चा पूछा बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? एक सेकंड में आ जाएगा। अगर ओवरऑल 16% बढ़ा है, इनकम 16% बढ़ा है, तो खर्चा भी 16% बढ़ना चाहिए और बचत भी 16% बढ़नी चाहिए। लेकिन खर्चा बढ़ा है 10%। 16 से 10 कितना कम है मेरे दोस्तों? 16 से 10 कितना कम है? 6% कम है। तो 15 छिक्का 90 है, 90 खर्चा 90% कम बढ़ा है, बैलेंस करने के लिए 90% एक्स्ट्रा कर देंगे। कितने के समान पर? कितने की सेविंग्स पर? 4/4, तो 90/4 आ जाएगा 22.5। अब 16 में अगर 22.5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 38.5%। थर्ड नंबर का ऑप्शन सही होगा एकदम। संदीप कह रहे क्वेश्चन 66 में कैसे पता चला कि इंक्रीज हुआ है? 66 में कैसे पता चला? भाई संदीप, मैं तुमको 10 बार बता चुका हूं, 10 बार, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं एक बार। क्या आप चाहते हो कि मैं हर बात को छोटे बालक की तरह इमला पे उतरवाऊं? हर एक बात को ऐसे तो भैया फिर आप लिख के मान लो कि हमको 10 साल चाहिए सिलेबस पूरा करने के लिए। मैंने क्या बोला कि अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज है, नेगेटिव आता है तो डिक्रीज है। इस साथ मैं 10वीं बार बता रहा हूं। जब आप यहां पे देखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 35 में से 18.75 घटाएंगे, पॉजिटिव आएगा ना, बड़ी में से छोटी संख्या घटाओगे, जब पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज ही होगा। बात समाप्त। हद होती है यार, केवल बोर्ड पे देखते हो कि सुनते भी हो कि क्या कह रहे हैं हम। केवल बोर्ड पे नहीं देखना होता भाई, सुनना भी होता है, घर पर रिवीजन भी करना होता है। पीछे के नोट्स, अगर आप सवाल पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो पीछे के जो नोट्स बनाए उन नोट्स को पीछे टटोल के भी देखना होता है कि क्या लिखा था पीछे। चल मेरे भरोसे मत बैठो, मैं कुछ नहीं करवा सकता तुम्हारा, खुद ही करना है तुम्हें। जब तक घर से पढ़ के नहीं आओगे, रिवीजन करके नहीं आओगे, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, जब तक बालक खुद से नहीं पढ़ेगा और ये फर्जी की चीजें नहीं पूछना बंद करेगा, कुछ नहीं होगा। एक एक बात को 10-10 बार मुझे कहना पड़ता है। हर बात को लिखवाना पॉसिबल नहीं, आप जानते हो कि हर बात को हम लिखवाने लगे छोटी छोटी बात को तो सिलेबस कितना लंबा खींचेगा बताओ, कभी पूरा ही नहीं होगा। ठीक है भाई, आज इतना ही छोड़ते हैं। कल डेविएशन और रिवर्स डेविएशन को रिवाइज करके आइएगा। आगे पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही पीछे का रिवीजन करना जरूरी है। आपको मैं बात बता दे रहा हूं, आपकी बुद्धि इतनी कमजोर है, कमजोर नहीं, आपने बुद्धि इतनी कम इस्तेमाल करी है पढ़ाई में कि आप आगे का पढ़ते तो पीछे का भूल जाते हो। यही समस्या है ना, आगे का पढ़ोगे पीछे का डिलीट होता रहेगा, या आप आगे पढ़ते जा रहे हो और पीछे का ऐसे डिलीट होता जा रहा है।
तो जितना आप आगे का पढ़ रहे हो कम से कम उसका आधा समय आप पीछे का रिवीजन करने में भी दो, तब होगा। ठीक है जी, चलिए आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। बाय।